अरविंद जी लाइव हो चुके हैं। अरविंद हाँ जी, वी आर लाइव जी, मुझे ले लीजिए। मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस जूम वेबिनार में जो लाइव हो रही है अभी हमारे कुछ साथी जो उनके चैनल्स हैं, इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़ पे IBN 24 न्यूज़ नेटवर्क पर और करनाल 24 न्यूज़ नेटवर्क पर इसे लाइव किया जा रहा है और थोड़ी देर में करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ पर भी इसे लाइव शुरू कर दिया जाएगा। मैं आज की इस वेबिनार में जो समर्पित है हिंदी पत्रकारिता दिवस को, कल 30 मई को हमने हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया। इस बार कोरोना लॉकडाउन के चलते बड़े कार्यक्रम नहीं हो सके। आदरणीय केवी पंडित जी हरियाणा पत्रकार संघ से हमारे बीच में मौजूद हैं। उनका संगठन हर साल इस पर कोई ना कोई कार्यक्रम करता है। इंडिया मीडिया हाउस से भी कुछ साथी इसमें जुड़े हुए हैं, वो भी कार्यक्रम करते हैं और भी पत्रकार साथी इसमें जो है कोई ना कोई कार्यक्रम करते थे। लेकिन ये पहली बार हुआ कि लॉकडाउन के चलते जो है इस पर कोई ज़्यादा बड़े कार्यक्रम हो नहीं पाए। छोटे मोटे कुछ लाइव कार्यक्रम जरूर हुए, लेकिन हिंदी पत्रकारिता दिवस को जिस रूप में, बड़े रूप में मनाया जाता था, वो इस बार संभव नहीं हो पाया। निफा ने इस बार ये प्रयास किया कि हम लोग हमारे मीडिया के साथियों के साथ मिलकर उनके सहयोग से हम लोग हिंदी पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में कोई कार्यक्रम करें। और हमें खुशी है कि आज का यह कार्यक्रम जो है वो कोरोना संकट के दौरान, कोरोना लॉकडाउन के दौरान जो मीडिया की भूमिका रही है, उस मीडिया की भूमिका को ये समर्पित है, उस पर ये आधारित है। उसी को लेकर आज का ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 30 मई को हर साल जो है हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हिंदी का सबसे पहला जो समाचार पत्र था उदंत मार्तंड, जो मई 1826 में कलकत्ता से साप्ताहिक पत्रिका के रूप में जो है प्रकाशित होना शुरू हुआ था। कलकत्ता का एक कोल्लू टोला मोहल्ला था जिसमें 37 नंबर आगरतला गली से ये समाचार पत्र जो है वो प्रकाशित हुआ था। उस समय अंग्रेजी के, हिंदी के और अंग्रेजी के, फारसी के और बांग्ला भाषा के समाचार पत्र ज्यादा चलते थे। हिंदी का कोई समाचार पत्र नहीं चलता था। तो ये पहला प्रयास था जो श्री जुगल किशोर जी, जो मूलतः कानपुर से थे, उन्होंने ये प्रयास शुरू किया था। और सबसे पहला जो हिंदी का समाचार पत्र जो है वो मई में 1826 में शुरू हुआ। उसी को समर्पित 30 मई को हर वर्ष जो है हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं कि पत्रकारिता को अब तो कुछ स्वरूप बदल रहा है। जो लघु समाचार पत्र हैं उनके लिए आज भी वही समस्याएं हैं। जो बड़े पत्र हाउस हैं उनको फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे जो है वो साधन, चाहे वो एडवर्टीजमेंट के रूप में हो, चाहे वो सरकारी विज्ञापन हो या और उनके साधन हो, वो चल पा रहे हैं, लेकिन उस समय इतना आसान नहीं था। ये जो पहला हिंदी का पत्र था ये भी 79 केवल अंक जो है वो प्रकाशित कर पाए थे जुगल किशोर जी, और उसके बाद उनको इस अंक को बंद करना पड़ा था। तो आज उसी हिंदी पत्रकारिता दिवस को समर्पित हमारी इस संगोष्ठी, जिसका विषय है कोरोना संकट काल में मीडिया की भूमिका, जिसपे हम लोग जो है ये आज की संगोष्ठी जो है वो आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। और मुझे खुशी है कि आज इस संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में और मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय श्री राजवीर देसवाल जी, जिन्हें मैं अपना गुरु भी मानता हूं, क्योंकि समाज सेवा के अंदर जो हमारी शुरुआत थी, आदरणीय श्री राजवीर देसवाल जी उस समय करनाल में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हुआ करते थे। और उन्होंने हमें अपना स्नेह दिया, प्यार दिया, हमें गाइड किया कि कैसे हमें आगे बढ़ना है, और हमने शुरुआत की, इसलिए मैं उन्हें अपना गुरु भी मानता हूं। मैं उनके बारे में बता दूं कि वो रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं। हरियाणा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद से वो रिटायर हुए थे और आजकल हाई कोर्ट में एक एडवोकेट के रूप में देसवाल साहब प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इससे पहले उनकी जो शुरुआत हुई थी पुलिस प्रोफेशन में आने से पहले, वो एक जर्नलिस्ट के रूप में उनकी शुरुआत हुई थी। NDRI के अंदर भी जो है उनकी भूमिका जो है वो पब्लिक रिलेशन में रही। उनकी जो सेवाएं हैं पुलिस अधिकारी के रूप में, उसके लिए 2 बार उनको राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जा चुका है। उनकी जो मेरिटोरियस सर्विसेज थी उसके लिए 2008 में उन्हें राष्ट्रपति का पुलिस
मेडल मिला, पुलिस पदक मिला, और उसके बाद दोबारा से 2016 में डिस्टिंग्विश सर्विसेज के लिए उन्हें पुनः जो है पुलिस पदक मिला। 20 से ज़्यादा पुस्तकें वो लिख चुके हैं, 4000 से ज़्यादा उनके आर्टिकल जो हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर जो समाचार पत्र या पत्रिकाएं हैं उनके अंदर जो है वो छप चुके हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी अवार्ड उनको मिल चुका है और हरियाणा के मामले में उन्हें एक अथॉरिटी माना जाता है। मुझे खुशी है कि आज जो है श्री राजवीर देसवाल जी, जिन्होंने पूरी दुनिया घूमी हुई है, आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद है। मैं स्वागत करना चाहूँगा आदरणीय श्री केवी पंडित जी का, जो हरियाणा पत्रकार संघ के अध्यक्ष हैं, प्रधान हैं पूरे हरियाणा के। उनके संगठन में, उनके नेतृत्व में हरियाणा के पत्रकारों के लिए बहुत से काम किए हैं। ऐसे ऐसे पत्रकार जिनकी मृत्यु हो गई, उनके परिवार के लिए कुछ साधन नहीं थे, उनको सहायता दिलाने में आदरणीय केवी पंडित जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बहुत लंबा अरसा हो गया उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र के अंदर, और नेशनल लेवल पे वो पार्लियामेंट में भी पत्रकारिता करते रहे हैं, कवरेज करते रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हरियाणा की पत्रकारिता में उनका बहुत बड़ा योगदान है। हमारे साथ अभी जो जुड़ चुके हैं, कुछ और साथियों ने जुड़ना था। दैनिक जागरण से अनुराग जी भी थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। सुशील भार्गव जी ने जुड़ना था, जो चंडीगढ़ में हरियाणा भास्कर का डेस्क देखते हैं, लेकिन अचानक उनके फादर इन लॉ की मृत्यु होने के कारण उनको वहां जाना पड़ा और वो नहीं जुड़ पा रहे। हम सभी साथी जो है उनके प्रति, उनके फादर के प्रति जो है, जो फादर इन लॉ जो उनकी डेथ हुई है उसके प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त करते हैं, उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं, और मजबूरी है वो नहीं जुड़ पा रहे। अभी जो हमारे साथ जुड़े हैं, आकर्षण उपल जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जो हमारे साथ को होस्ट हैं इस कार्यक्रम के, इंडिया ब्रेकिंग न्यूज और IBN न्यूज 24 जिस पर यह कार्यक्रम इस समय लाइव चल रहा है, उसके वो डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं। उनके 3 चैनल जो है वो चल रहे हैं इस समय। मैडम अनीता सिंह जी हैं हमारे साथ, जो इस समय बहुत लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं और इंडिया मीडिया हाउस की वो जिला अध्यक्ष भी हैं, वो हमारे साथ हैं, उनका भी स्वागत है। पवन शर्मा जी, जो दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ हैं करनाल से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी दिल से स्वागत है। और श्री शैलेंद्र जैन जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं, आजकल अर्थ प्रकाश को देख रहे हैं और अपना एक सोशल मीडिया चैनल करनाल मिरर के नाम से भी चला रहे हैं। आदरणीय जैन साहब जो है वो काफी दिन से मुझे कह रहे थे कि इस विषय पर जो है हमें कुछ करना चाहिए, कोई वेबिनार ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, उनका भी स्वागत है। विनय विज जी, जो मैं उनको भी को होस्ट मानता हूं, क्योंकि उनके चैनल करनाल न्यूज 24 पर भी इस समय कार्यक्रम को लाइव दिखाया जा रहा है। विनय विज जी करनाल न्यूज 24 चैनल जो है वो सोशल मीडिया चैनल चलाते हैं, युवा साथी हैं, इन सभी का स्वागत है। और हम लोग शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए मैं अनुरोध करना चाहूँगा श्री पवन शर्मा जी से, लेकिन उससे भी पहले मैं चाहूँगा कि क्योंकि हमारे को होस्ट हैं आकर्षण उपल जी से, मैं अनुरोध करूँगा कि वो साथियों का, सभी का स्वागत भी करें। और स्वागत के बाद 1-2 मिनट में आज का जो विषय है, कोरोना संकट काल के दौरान जो मीडिया की भूमिका है, आकर्षण उपल जी उस पर अपने विचार भी रखें और सभी अतिथियों का स्वागत भी करें को होस्ट के रूप में। और मैं बता दूं कि कोरोना संकट काल के दौरान करनाल और आसपास के एरिया की जितनी खबरें थी वो इनके माध्यम से लोगों तक पहुंचती रही हैं। और आकर्षण जी एक जुझारू व्यक्तित्व के मालिक हैं। जब ये पत्रकारिता करते हैं तो बहुत से लोग जो हैं, जिनकी ये कहीं ना कहीं नब्ज पकड़ते हैं, वो इनके खिलाफ भी होते हैं, लेकिन ये बिना डरे, बिना झुके आगे बढ़ने वाले पत्रकार साथी हैं आकर्षण उपल जी। जी आकर्षण जी। अरविंद जी, आकर्षण जी को अनम्यूट कर दें। जी, सबसे पहले पन्नू जी मैं आपका धन्यवाद करता हूं और स्वागत भी करता हूं कि आपने इतने गंभीर विषय के ऊपर, और इवन कल कुछ साथियों का जब फोन आया तो पता लगा कि आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो पत्रकार हैं वो इतने गंभीर, ये विषय नहीं है, ये बेसिकली जैसे सबके लिए हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है दिवाली, होली, मोमडन्स का भी त्योहार आता है, क्रिश्चियंस का भी त्योहार आता है, इसी तरह से पत्रकारों का भी एक किस्म से ये त्योहार होना चाहिए था। लेकिन मुझे अफसोस है कि किसी भी बड़े राजनीतिक नेता ने, जिस तरह से वो हमेशा ट्वीट करके बधाई देते हैं, मैंने नहीं देखा कि किसी ने इस तरह से ट्वीट करके पत्रकारों को बधाई दी हो। हालांकि इस तरह की उपेक्षा हमेशा से होती रहती है, लेकिन श्री केबी पंडित जी, जो कि हरियाणा पत्रकार संघ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और उनसे बहुत कुछ समय समय पर सीखने को मिलता है। आप लोग भी
हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। खबरें हम लोग बहुत अच्छी बोल लेते हैं, लेकिन ऐसे विषयों पर बहुत ज्यादा अच्छा मुझे भी बोलना नहीं आता, क्योंकि मेरे को अभी सीखने की उम्र है, अभी सीख रहा हूँ मैं। आदरणीय अनीता सिंह जी साथ जुड़ी हुई हैं, उनके मार्गदर्शन में राजवीर देसवाल जी के साथ में एक दो बार ही मिल पाया। उनसे भी काफी कुछ मैं सोशल मीडिया पर जब जब वो पोस्टें डालते हैं सीखता रहता हूँ। अधिवक्ता है यहाँ पर नरेश ब्राना जी, उनसे भी एक वकील के तौर पर भी, एक भाई के तौर पर भी अक्सर वो मार्गदर्शन करते रहते हैं। शैलेंद्र जैन जी हमेशा से बताते रहते हैं कि पत्रकारिता का क्या महत्व है। कई बार उनकी पीड़ा भी सोशल मीडिया पर देखी है मैंने। मेरे साथी विनय विज युवा साथी हैं, जो जारू साथी हैं, अच्छा काम करते हैं, उनका भी मैं आभार और धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही हमारे जो प्रवेश गाबा जी हैं, पवन शर्मा जी हैं, पवन शर्मा जी से जब मेरा मिलना हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन जैसे व्यक्ति आज भी जर्नलिज्म के अंदर अपना समय दे रहे हैं। और केवी पंडित जी के बारे में तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और जिस बात की मैं जो पीड़ा की मैं बात कर रहा था, वो मुझे इस वेबिनार में भी देखने को मिल रही है कि बहुत सारे जो हमारे पत्रकार साथी हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जोड़ने की पन्नू जी कोशिश जरूर की होगी उन सभी को, लेकिन विभिन्न कारणों से शायद वो नहीं जुड़ पाए, जबकि जुड़ना चाहिए था। अगर एक संस्था इस बात का जो दायित्व है वो समझती है, एक संस्था इस बात को समझती है कि पत्रकारों की अहमियत क्या है, तो कहीं ना कहीं ये पत्रकारों को भी समझने की जरूरत है। पत्रकारिता के मायने पिछले कुछ समय में बदले हैं। मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ कि आज पत्रकारिता की अगर आपको डिग्री चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको सत्ता पक्ष की जो चापलूसी है, नेताओं के आगे पीछे घूमने का जो ये सिलसिला है, ये कहीं ना कहीं जारी शायद होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छी जर्नलिज्म जो केबी पंडित जी के समय में हुआ करती होगी, अनीता सिंह जी के समय में हुआ करती होगी, जैन साहब के समय में हुआ करती होगी, वो शायद एक अच्छी जर्नलिज्म आज की तारीख में मुझे लगता है कि नहीं है। कोशिश बहुत करते हैं कि पत्रकारिता का जो स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं ठीक किया जाए, कहीं ना कहीं उसे रिपेयर किया जाए, कहीं ना कहीं जो डैमेज कंट्रोल है किया जाए, लेकिन ना जाने वो क्यों नहीं हो पा रहा। और यानी आज इस प्रोग्राम को पन्नू जी जैसे आपने ऑर्गेनाइज किया, मुझे इस बात की खुशी भी है, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस भी है कि बहुत सारे जो पत्रकार साथी मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि जुड़ेंगे, वो जुड़ नहीं पाए। कारण उसके मैं फिर बोल रहा हूँ कि अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन रविवार का दिन अगर चुना गया था, तो शायद वो इसीलिए चुना गया होगा कि ज्यादा लोगों को साथ जोड़ा जा सके। जब एक आईपीएस अधिकारी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जब एक संस्था के जो कार्यवाहक प्रधान है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कुछ पत्रकार और भी हैं जो हमारे साथ जुड़े। और केबी पंडित जी के निर्देशन में अक्सर, यानी वो मुझे फोन कर कर इस बारे में गाइड करते रहते हैं कि आपको किस तरह की खबरें करनी चाहिए और किन खबरों का जो लाभ है वो सीधे जनता को पहुंच सकता है। और जहां तक हिंदी पत्रकारिता दिवस की बात है, तो इस एक छोटे से त्योहार के पत्रकारों का तो ये त्योहार ही है, इसके बहुत बड़े मायने जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पत्रकारों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। आज तो इस बात पे भी संदेह है कि कौन पत्रकार है, कौन पत्रकार नहीं है। अब तो अधिकारियों को भी ये, पहले ऐसा नहीं होता था, अब जाके अधिकारियों को कई बार इंट्रोडक्शन इस तरह का देना पड़ता है कि अधिकारी भी कम से कम संतुष्ट हो जाए कि हाँ ये पत्रकार ही है। यानी कहीं ना कहीं मायने बदले हैं। सोशल मीडिया के आने से बहुत सारी चीजें अच्छी भी हुई हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी भी हुई हैं जिसका जो नुकसान है बहुत सारे लोगों को उठाना पड़ रहा है। और जिस तरह से अखबार, कभी आज भी अखबार की वो मान्यता है, मैं ऐसा समझता हूँ। केबी पंडित जी और पन्नू जी से मेरा अनुरोध है कि अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो मेरा मार्गदर्शन जरूर करें। मुझे लगता है कि आज भी सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक चैनल से ज्यादा अखबार को महत्वता दी जाती है। अगर आप एक न्यूज की ऑथेंटिसिटी देखना चाहते हैं, आप ये देखना चाहते हैं कि एक खबर कितनी अच्छी और कितनी सही थी, तो भी आज अखबार का जो महत्व है उससे समझा जाता है। इस बात के कोई यानी कि मायने नहीं है कि वो नेशनल पेपर है, वो वीकली पेपर है, लेकिन अगर जब अखबार में खबर छपती है, कोई भी व्यक्ति उसे पढ़ता है, तो उसे ज्यादा अच्छे से समझ आता है कि हाँ जो खबर कल किसी ने दिखाई थी सोशल मीडिया पर या इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर, कहीं ना कहीं जो इसके मायने हैं वो अखबार में सही तरीके से छपते हैं। क्योंकि अखबार एक ऐसा साधन है, कोई भी अखबार है, कोई भी पत्रकार है, मैं भी अखबार काफी समय तक लोकल लेवल पर चलाता रहा हूँ। हालांकि बहुत इजी नहीं होता पत्रकारों के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपना अखबार प्रकाशित करता है, बहुत इजी नहीं है।
अगर आप किसी से 1000 रुपए की, 2000 रुपए की, 5000 रुपए की एडवर्टीजमेंट भी मांग लेते हैं तो कई बार ये भी कह दिया जाता है जी कि ये दबाव देखकर एडवर्टीजमेंट ले रहे हैं। लेकिन जब आपके पास फंडिंग नहीं होगी तो आप मीडिया नहीं चला पाएंगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो। एक अच्छी जर्नलिज्म के लिए फंडिंग की जरूरत है और वो फंडिंग अच्छे तरीके से आ सकती है। लेकिन न जाने क्यों एक पत्रकार की जो भूमिका है आज की तारीख में, जो पन्नू जी जैसे व्यक्ति हैं, बराना जी जैसे व्यक्ति हैं, देशपाल जी जैसे अधिकारी हैं, वो शायद इस बात को समझते हैं। लेकिन बहुत बड़ा जो एक तबका है वो पत्रकार को एक टेढ़ी निगाहों से देखता है। अगर मैं सीधे तौर पर ये कहूं कि ब्लैकमेलिंग जो पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले कुछ समय में देखने को मिले। कल भी मुझे मैं हरियाणा व्यापार मंडल की एक बैठक को कवर करने के लिए गया था, तो वहां मुझे एक ऐसा ही मामला किसी ने बताया। तो सोशल मीडिया की वजह से जो ये ब्लैकमेलिंग का कारोबार काफी बड़ी संख्या में बढ़ा है। मैं जितनी भी संस्थाएं हैं, अधिकारी हैं, जितने भी, यानी केबी पंडित जी बैठे हैं, सबसे वरिष्ठ तो मैं इन्हें मानता हूं अभी जो पत्रकारों में बैठे हैं। अनीता सिंह जी भी इंडियन मीडिया सेंटर को देखती हैं। मेरा उनसे भी ये निवेदन है कि सोशल मीडिया के जरिए जो अ, पत्रकारों ने, यानी कुछ पत्रकारों ने, मैं उन्हें तथाकथित पत्रकार कहूं, सोशल मीडिया का पत्रकार कहूं या क्या कहूं, मुझे लगता है कि उस पर लगाम लगाने की जरूरत है। हालांकि उस पर कोई जोर नहीं है, हर व्यक्ति अपने तरीके से पत्रकारिता करने का अधिकार रखता है जब से सोशल मीडिया आया है। लेकिन मुझे लगता है कि गलत नेता को रोकने के लिए जैसे सही नेता सामने आता है, नटवर लाल अफसरों को रोकने के लिए सही अधिकारी सामने आते हैं, इसी तरह से जो गलत तरीके से पत्रकारिता कर रहे हैं, उसमें कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना सीनियर है या कितना जूनियर है। अगर कोई भी ऐसा मामला सामने आता है तो मुझे लगता है कि जो हरियाणा पत्रकार संघ के प्रधान है, वो एक बैनर के नीचे ना होके, चाहे वो कमल मिड्डा जी हैं हमारे जिला प्रधान, या केबी पंडित जी हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष, बिना किसी बैनर के तले आए, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों पे रोक लगाने की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा जाता है, मानते भी हैं लोग। जब किसी का हल नहीं होता, किसी को लगता है कि कोई अधिकारी नहीं सुन रहा, नेता नहीं सुन रहा, व्यक्ति नहीं सुन रहा, तो उसको आना पड़ता है मीडिया की शरण में। और कई बार अगर मीडिया भी किसी सही चीज को दरकिनार करके उसे यानी कि सही जगह पहुंचाने की जगह उसका भी व्यापारीकरण कर दे, तो मुझे लगता है कि उसके बाद कोई पांचवा स्तंभ नहीं है, वो अंतिम स्तंभ है जिसके ऊपर लोग विश्वास करते हैं। मैं अपनी तरफ से हालांकि पूरी कोशिश करता हूं कि जो पत्रकारिता जी के आकर्षण भाई। स्तर में जो गिरावट आई है वो कहीं ना कहीं उसे ठीक किया जाए। लेकिन ना जाने क्यों पता नहीं ऐसा क्यों नहीं हो पाता। कोशिश बहुत करते हैं, फिर भी कुछ दिक्कतें रहती हैं, और वो रहनी भी चाहिए, चुनौतियां रहती हैं और वो रहनी भी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस पर आज ये प्रण लेने की आवश्यकता है कि जो स्तर कम से कम पत्रकारिता का गिर रहा है, क्योंकि सब लोग पन्नू जी नहीं है, सब लोग बराना जी नहीं है, सब लोग देसवाल जी नहीं है, जो हर व्यक्ति को अंदर तक जानते हो। किसी भी एक व्यक्ति का, यानी कि जो आज की डेट में एक रोड मैप जिसे हम कहते हैं, एक व्यक्ति का आकर्षण भाई सिस्टम थोड़ा ऐसा संक्षेप में। तैयार कर दिया जाता है। लास्ट लाइन बोल रहा हूँ पन्नू जी, मुझे पता है सभी को मौका मिलना है क्योंकि मैं भी थोड़ा सा व्यस्त था आज। फिर भी क्योंकि आपने इतने गंभीर विषय पर यानी कि वेबिनार रखा था तो जुड़ना चाहिए था, ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी भी है और वैसे भी जिम्मेवारी है पत्रकार के तौर पर। तो मैं चाहूंगा कि आज ये प्रण आकर्षण जी, मुझे लगता है आपका संपर्क टूट गया है कहीं पर, नेट की दिक्कत है या क्या है, लेकिन कहीं आपका संपर्क जो है वो टूटा है। अ, इसी बीच हमारे साथ अनुराग अग्रवाल जी भी जुड़ चुके हैं। श्री अनुराग अग्रवाल जी, मैं, लेकिन उन्होंने गलती से मुझे लगता है मैंने पहले ही अटेंडेंस बोला में। था कि मैं बहुत अच्छा बोल रही है, जितना मुझे लगता है कि जो मैं महसूस करता हूँ उसे मैंने आप सबके जी, कहीं मुझे लगता है लिंक टूटा है आकर्षण जी का। धन्यवाद आकर्षण उपल जी, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही और कहीं ना कहीं जो चिंता उन्होंने व्यक्त की है आज की पत्रकारिता के प्रति, वो चिंता सभी की है, वो केवल पत्रकारों की चिंता नहीं है, वो हर उस व्यक्ति की चिंता है जो कहीं ना कहीं पत्रकारिता से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। पत्रकारिता जिसको प्रभावित करती है, ये उस व्यक्ति की भी चिंता है।
पंडित जी आप इस चीज को जरूर समझेंगे कि जब एक अच्छा पत्रकार होता है तो वो समाज को अच्छी दिशा दिखाता है, जब कोई बीच में ब्लैकमेलर पत्रकार घुस जाता है तो वो उसी समाज का बेड़ा गर्क भी कर देता है। तो ये चिंता केवल पत्रकारों की नहीं है, ये आम व्यक्ति की, हर अधिकारी की, हर समाज के हिस्से की ये चिंता है। ये अलग विषय है। आज का विषय जो है हमारा, कोरोना संकट काल में जो पत्रकारों की भूमिका रही है, जो कोरोना वॉरियर के रूप में उन्होंने जो अपनी भूमिका निभाई है, हम लोग मुख्य वक्ता से और कार्यक्रम के अध्यक्ष से इस पर विस्तार में सुनेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि केवल संक्षेप में अपनी बात रखने के लिए मैं पवन शर्मा जी को अनुरोध करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बीच बीच में कुछ उनके आज दैनिक जागरण के कुछ काम भी हैं, साथ साथ वो निपटाते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं पवन शर्मा जी को ही ले रहा हूँ कि इस विषय को आगे विस्तार दें और संक्षेप में अपनी बात रखें। आदरणीय पवन शर्मा जी, ब्यूरो चीफ, दैनिक जागरण, करनाल। वैसे भी अनम्यूट नहीं हो रहे हैं जी पवन जी, अनम्यूट नहीं हो रहे वो? नहीं। कोई बात नहीं, बात को आगे बढ़ाते हैं। विनय विज हमारे साथ जुड़े हुए हैं करनाल न्यूज 24 से। हेलो और हेलो, आई एम ऑडिबल सर? हाँ, आ चुके हैं। चलिए पवन शर्मा जी हाँ से जी, मेरी रिक्वेस्ट है, पवन शर्मा हाँ जी इस जी, हाँ बात जी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सर मैं ऑडिबल ना क्लियरली? जी जी बिल्कुल। ओके 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 आपकी सर, आपकी सभी को वीडियो बंद है, वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ जी हाँ जी। वीडियो अगर नहीं हो ऑन तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं जिन व्यवधानों में हूँ उसके बीच में शायद ऑडियो से ज्यादा बेहतर रहेगा। अनुराग जी बहुत बहुत नमस्कार आपको, और सभी मित्रों को, सभी भाइयों को, पंडित जी को, आदरणीय पंडित जी को, आकर्षण जी को सुन रहा था मैं भी। और पन्नू जी, आपको एक नैरेटर के तौर पर हम हमेशा देखते, सुनते, समझते, जानते आए हैं, और हमेशा हर बात जिज्ञासा बढ़ी ही है आपको देखने समझने की, कि आप इतने सारे आयाम अपने साथ लेकर चलते हैं कि उसका आनंद अलग ही आता है। और हम भी उस सरिता में, उस धारा में अपने आप को महसूस करते हैं कि जो शायद एक प्रयास होता है पहला कदम रखने वाला, फर्स्ट जिसको स्टेप कहते हैं, पहला पग, तो वो आप रखते हैं और उसके बाद हम उस पथ पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो निश्चित रूप से, निसंदेह, ये मैंने कल आपसे शेयर भी किया था कि मैं खुद एक खलिश, एक कमी, एक रिक्तता महसूस कर रहा था कि इस बार पत्रकारिता दिवस को लेकर शायद हम अपना विमर्श कहीं नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन है और तमाम तरह की उलझनें इस समय है। लेकिन ये बहुत सुखद अनुभूति है कि आपने ये मंच हमें उपलब्ध कराया, और हमारे लिए निश्चित रूप से एक नया तो नहीं कहूंगा, क्योंकि अब हम सब लोग तकनीक के साथ जुड़ चुके हैं। और कोरोना लॉकडाउन ने इस चीज को, शायद मैं समझता हूँ, जो आपने बात कही कि पत्रकारों की भूमिका, मुझे लगता है कि पत्रकारों समेत समाज के तमाम वर्गों की भूमिका इस लॉकडाउन ने एक अलग तरह से तय भी की है, प्रासंगिक भी की है, और उसमें तकनीक का रोल बहुत बड़ा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जिस तरह से हम लोग जुड़े हैं, तमाम देशों की सरहदों को, फासलों को पार करते हुए, वो अपने आप में एक बहुत खूबसूरत बात है। और जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, मुख्यमंत्री जी भी, और तमाम देश के, दुनिया के तमाम दिग्गज कहते हैं कि हमें कठिनाइयों के बीच में अवसर की तलाश करनी चाहिए। तो ये निसंदेह एक पॉजिटिव थिंग है कि हमें तकनीक के पंखों के सहारे बहुत दूर दूर की उड़ान तय करने का मौका मिल रहा है। और तकनीक स्वयं एक कोरोना वॉरियर की तरह से हमारे सामने आई है, जिसमें निश्चित रूप से, निसंदेह, पत्रकारिता को भी बहुत बड़ा संबल मिला है। खैर, हम मूल विषय पर लौटते हैं। आकर्षण जी को मैंने सुना, और निसंदेह वो मेरे मन की भी आवाज है। एक आम आदमी होना शायद सबसे मुश्किल होता है आज के इस दौर में। और मुझे अपने गुरुओं की, जिनसे मैंने पत्रकारिता का क ख ग पढ़ा, या रंगमंच का क ख ग पढ़ा, वो हमेशा एक बात कहते थे कि आप जीवन में कुछ भी बन जाएं, लेकिन सबसे पहले आप एक अच्छी रहती है अपने मित्रों से, सभी साथियों से, कि हम उस भाव को ही लेके आगे चल रहे हैं। अनु जी, सुन पा रहे हैं? हेलो? सुन पा रहे हैं? वैसे सुन रहे हैं, आपको कैरी ऑन। अच्छा, ठीक है सर। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि उसी भाव को हम लेकर चलें, और आज भी इसी भावना के साथ हम जिस तरह से जुड़े हैं इस वेबिनार के थ्रू, इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, मुझे लगता है कि ये संदेश सबसे पहले पहुंचे कि अगर हमारे अंदर, हम किसी बैनर से जुड़े हों, हम किसी भी संस्थान, इकाई से जुड़े हों, या अपना ही कोई स्वतंत्र हम कोई उपक्रम चला रहे हों, लेकिन अगर हमारे मन में ये भाव है, जिसके लिए मैं अगर एक दो नाम भी लूं, हालांकि ये कोई व्यक्तिगत बात नहीं, लेकिन आकर्षण जी को मैं विशेष रूप से इसमें बधाई भी दूंगा, साधुवाद भी दूंगा, कि मैंने उनको अक्सर करते हुए देखा है। कमल जी अपनी तरह से बहुत प्रयास करते हैं करनाल की, अगर मैं बात करूं पत्रकारिता की। अनुराग जी और हम तो सहोदर रहे हैं, अमर उजाला के समय से हम लोग साथ थे, एक ही शहर, एक ही जिले से ताल्लुक रखते हैं। अनुराग जी और हमारा बहुत जो आरंभिक जीवन है वो संवेदनशीलताओं से जुड़े हुए
स्टोरीज को करने में, कहानियों को करने में, खबरों को करने में बीता, तो आज भी वो हमारी मुझे लगता है कि जीवनचर्या का हमारी हिस्सा है और ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा संबल है। तो कोरोना वॉरियर होने के नाते ये शायद आज एक समय के अनुरूप एक शायद एक टैग होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जीवन स्वयं एक जंग है और जीवन में हर कदम कोई ना कोई नई चुनौती, कभी वो वायरस के रूप में आती है, कभी वो किसी आपदा के रूप में आती है, कभी हमारे पारिवारिक और सामाजिक ताने बाने से जुड़े हुए उलझावों के रूप में आती है, कभी सांप्रदायिकता के रूप में आती है। तो ये जिंदगी स्वयं एक अपने आप में जंग है, लेकिन अगर हम सब संग हैं तो हर जंग हम जीत सकते हैं। और पन्नू जी और तमाम निफा के जितनी भी बड़ी टीम है जो नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आज पर पूरी तरह से एकजुट होकर इसको कार्य को कर रही है, तो कोरोना को मैं अपने आप में बड़ी जीवट की मिसाल ने पेश की है। मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप सब व्यक्तिगत रूप से भी और संस्थागत रूप से भी इस बात से शायद बहुत अच्छे से परिचित हैं कि पूरे देश में और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर नीफा ने खुद को एक माइलस्टोन के रूप में न केवल स्टैब्लिश किया है, बल्कि पता नहीं कितने संस्थाओं को, कितने इंडिविजुअल्स को प्रेरणा भी दी है, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। और मेरी हमेशा से कोशिश रहेगी कि जहां भी एक कतरे की मानिंद हम अपना योगदान कर दे सकें इस समंदर में, हम जरूर देते रहेंगे। एक शेर के साथ अपनी बात को मैं जरूर समाप्त करूं, उससे पहले चूंकि आज पत्रकारिता दिवस है तो रामधारी दिनकर जी की कुछ पंक्तियां मुझे अनायास मेरे मन में थी, अगर आप कहें तो मैं जरूर वो पंक्तियां पढ़ूं और उसके बाद एक शेर के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। दिनकर साहब कहते थे कि दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम की तलवार, और मन में ऊंचे भाव की तन में शक्ति विजय अपार, और अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान। और कलम देश की बड़ी शक्ति है भाव जगाने वाली, दिल की नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली, पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे, एक भेद है और वहां निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहां अक्षर बनते चिंगारी, जहां मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बादल में बिजली होती होते दिमाग में ओले, जहां पालते लोग लहू में हलाहल की धार, क्या चिंता यदि वहां हाथ में नहीं हुई तलवार। तो ये कलम की ताकत है और इस कलम की ताकत को हमें थाम के आगे बढ़ना है। पन्नू जी के लिए एक शेर और जरूर समर्पित करूंगा कि मैं कतरा सही मेरा अपना वजूद तो है, मैं कतरा सही मेरा अपना वजूद तो है, हुआ करे जो समंदर मेरी तलाश में है। बहुत बहुत शुक्रिया पन्नू साहब इस प्लेटफॉर्म को अवेलेबल कराने के लिए, और आप सबको भी एक बार पुनः पत्रकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आने वाले स्वर्ण भविष्य के लिए भी बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं, असीम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका पवन जी, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में और बहुत ही उम्दा कविता और शायरी के साथ अपनी बात रखी। मैं आपको बता दूं इस समय हमारे जो लाइव चैनल चल रहे हैं उसके माध्यम से बहुत सारे लोग जो है वो जुड़े हुए हैं और इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं। ये बात इस समय डायरेक्ट हमारी जो है हजारों लोगों तक जा रही है और शाम तक, क्योंकि लाइव जो है कार्यक्रम जो होता है लाइव के समय तो लोग जुड़ते ही हैं, उसके बाद भी उस कार्यक्रम को देखा जाता है और मैं समझता हूँ एक अच्छी रीच जो है इस आज के कार्यक्रम को मिलने वाली है। मैं भी ये चाहता हूँ कि हमारे जो कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं, मुख्य अतिथि हैं राजवीर देसवाल जी, वो जल्दी से बोलें क्योंकि हम उनको सुनना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले इसलिए जरूरी है कुछ एक साथियों के उद्गार पहले व्यक्त हो जाए ताकि जो मुख्य वक्ता है उसको पता चल जाता है कि आज के समय में पत्रकार क्या सोचता है और किस विषय पर उनको जो है बात को आगे बढ़ाने की और उस पर महत्वपूर्ण जानकारी देने की जरूरत है। तो मैं विनय विज से अनुरोध करूंगा कि वो भी संक्षेप में 1 या 2 मिनट में ही सभी साथी अपनी बात रखें, क्योंकि समय हमारे पास सीमित है और हमने मुख्य वक्ता और कार्यक्रम के अध्यक्ष के भी पंडित जी उनकी बात को भी विस्तार से सुनना है। विनय विज जी। नमस्कार पन्नू जी, आप बधाई के पात्र हैं। इस तरीके का आपने आज प्रोग्राम को आयोजित किया है और विश्वास करता हूं कि आप इस तरीके से आगे भी वेबिनार अवश्य रखेंगे। मेरे वरिष्ठ साथी के भी पंडित जी, नीता सिंह जी, शैलेंद्र जैन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनको भी दिल से सलाम करता हूं। पूरी जिंदगी बहुत अच्छी सेवा निभाई है। मेरे जो युवा साथी हैं दर्शन उपल जी ने बहुत अच्छी बात की है, मैं इनकी बात से काफी हद तक सहमत भी हूँ। वहीं दूसरी ओर मैं स्वागत करना चाहूंगा नरेश बराना जी का, राजवीर देसवाल जी का, और भी काफी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूं। और विशेष तौर पे पन्नू जी आपका मैं दिल से बधाई भी देना चाहूंगा कि इस तरीके से आज आपने वेबिनार रखा है। और वहीं दूसरी ओर 23 मई की अगर हम बात करें तो इस दिन का इंतजार सभी पत्रकारों को अवश्य रहता है और होना भी चाहिए। काफी समस्याएं भी होती हैं और ये एक आज ऐसा दिन होता है कि आप हम सभी मिलकर जो है इस जो एक संकट कह लो या फिर जो समस्याएं होती हैं खासतौर से
पत्रकारों के बीच में जो आपसी मतभेद होते हैं उनको भी दूर करने का एक मंच जो है वो इस दिन में रखना भी चाहिए और होना भी चाहिए। तो बहुत सी बातें होती हैं, खैर वो विषय अलग है। मेरे काफी जो वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनका बहुत अनुभव है और मैं उनको सलाम भी करता हूँ। और वहीं दूसरी ओर संकट कोरोना को लेकर जो है आज आपने बात की है, बहुत से पत्रकारों ने बहुत अच्छी ड्यूटी निभाई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दिन रात उन्होंने बहुत अच्छी सेवा की है, खासतौर से करनाल की पत्रकारिता की अगर मैं बात करता हूँ तो दूर दूर तक लोग कहते हैं कि जो करनाल के पत्रकार हैं वास्तव में उनकी खबरें बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। हालांकि पानीपत की बात करें, कुरुक्षेत्र की बात करें या फिर और 22 जिलों की बात करें तो करनाल की जो पत्रकारिता है सुनने को यही मिलता है। लोग हमें फोन करते हैं कि साहब वहाँ के पत्रकारों में बहुत अच्छा जुनून है। तो बधाई के पात्र हैं जितने भी हमारे पत्रकार साथी करनाल से काम करते हैं, बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। और उनको हम जब सुनते हैं तो हृदय गदगद अवश्य होता है। वो दौर भी याद है जब 2001 में मैंने अपनी करियर की शुरुआत अमर उजाला आजादपुर मंडी करनाल से माफ कीजिएगा दिल्ली से की थी। तो वो दौर भी हमें याद है। उस दौर की पत्रकारिता कुछ और होती थी और आज के दौर की पत्रकारिता कुछ और होती है। उस दौर में काफी मेहनत की जाती थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं जो एक सोशल मीडिया के माध्यम से जो बात कही जाती है उस बात का जो असर होता है वो शीघ्र देखने को मिलता है। जैसे कि हमने भी काफी कवरेज दिखाई किस तरीके से कोरोना के पीरियड में जो एक विपदा सामने आई थी, तो उस विपदा के चलते जो है जनता को एक मैसेज बहुत ही शीघ्र मिल जाता था और काफी बाइट्स भी देखने को मिलती थी। तो एक जो करंट कहना चाहूंगा कि एक जो जानकारी थी वो लोगों तक अवश्य पहुंचती थी और जिससे जो है जनता है उनको काफी एक रिलैक्सेशन मिलता था कि अब करनाल के डीसी ने क्या कहा है या क्या बात हुई है। तो ये सारी बातें जो है सोशल मीडिया के माध्यम से अवश्य आई है। लेकिन कुछ एक मैं ये तो नहीं कहना चाहूंगा कि सभी पत्रकार ऐसे होते हैं, लेकिन होना नहीं चाहिए। आपके माध्यम कई और भी हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप काम करते हैं, लेकिन कुछ जैसे कि आकर्षण उपल जी ने अभी थोड़ी देर पहले बात की है, तो ये कहीं ना कहीं सच्चाई भी अवश्य है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र जैन जी को भी हम सोशल मीडिया में काफी कुछ देखते हैं, इनके भी विचार बहुत अच्छे हमें लगते हैं क्योंकि इन्होंने तपस्या की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। काफी पत्रकारों ने बहुत अच्छी तपस्या की है और वो जो लेखनी की पत्रकारिता है और जो आज मोबाइल की पत्रकारिता है साहब, इसमें बहुत अंतर है। आपका जो ज्ञान है थोड़ा सा सभी साथी संक्षेप में रखें क्योंकि साथी काफी हैं, थोड़ा सा संक्षेप में। आपका जो ज्ञान है वो सर्वोपरि होना चाहिए। सबसे पहले आपका ज्ञान फ्रंट में होना चाहिए, उसके बाद आप अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन आज की जो पत्रकारिता है उसे देखते हुए हमें भी कहीं ना कहीं शर्मिंदगी अवश्य होती है, उसमें सुधार लाने की जरूरत है। और अपनी बात को बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जो आपने वेबिनार रखा है, आप बधाई के पात्र है पन्नू जी। और बहुत समय से आपने करनाल की जनता को बहुत अच्छा एक संदेश देने का काम भी किया है और लगातार जो है जो आपने एक मंच की अगर मैं बात करूं, बहुत अच्छा मंच जो है, ईश्वर आपको खूब तरक्की दे। और जो आपने नाम कमाया है और पूरे विश्व की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी कहीं ना कहीं आपने अवश्य नाम कमाया है। आपको, आपकी टीम को बधाई। और वहीं दूसरी ओर आज मैं कहना चाहूंगा कि पत्रकारिता के दिवस को लेकर जितने भी मेरे पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथी जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं दिल से बधाई देना चाहूंगा जी। सभी साथी जो हैं, मैं एक चीज़ की मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे मन में बहुत सी पीड़ाएं हैं, बहुत से उद्गार हैं जिनको हम लोग व्यक्त करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, वो रखेंगे भी। उसके लिए हम समय समय पर आगे भी वेबिनार ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। आज मेरा अनुरोध रहेगा कि जो साथी हैं वो 1 या 2 मिनट में केवल कोरोना संकट में जो पत्रकारिता की भूमिका रही है, चाहे वो पॉजिटिव रही है या कुछ बीच में थोड़ा बहुत नेगेटिव भी रहे, केवल उसी पे हम लोग केंद्रित करें, विषय से बाहर जाने का प्रयास ना करें। हम केवल 2 साथियों को अभी और लेंगे, उसके बाद हम मुख्य वक्ता को और कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय पंडित जी, उनको हम लोग सुनेंगे। फिर जो बाकी साथी हैं वो उसके ऊपर जो है फिर अपने विचार देंगे। लास्ट में अगर कोई प्रश्न हो, क्वेश्चन हो किसी के, उनके आंसर भी लिए जा सकते हैं, कोई इसमें संदेह नहीं है। तो मैं अभी बुलाना चाहूंगा अनीता सिंह जी को कि अनीता सिंह जी वो अपनी बात रखें और उसके बाद हम अनुराग जी को सुनेंगे और
इन दो हमारे साथियों के बाद फिर हम मुख्य वक्ता की ओर आएंगे। अनीता जी से मेरा अनुरोध है, अनीता सिंह जी, कि वो अपनी बात रखें। सबसे पहले मैं सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहती हूँ और हिंदी पत्रकारिता दिवस की बधाई देना चाहती हूँ। और पन्नू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मंच के लिए मुझे भी आमंत्रित किया, मुझे भी इस लायक समझा। मैं बहुत संक्षेप में ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो हम क्योंकि हिंदी पत्रकारिता दिवस मना रहे हैं, तो उसके बारे में मैं आपको 2 लाइन कहना चाहूंगी कि जो आजकल जो अंग्रेजी की तरफ में रुझान सबका चल रहा है, तो वो एक अंधी दौड़ जैसा है, जो फैशन बन गया है कि जो जिसको अंग्रेजी आती है या जो भी कोई अंग्रेजी में कुछ बोलेगा तो वही महान है। मतलब एक फैशन या उसको एक स्टेटस सिंबल के जैसे कई कई बार पेश किया जाता है, लेकिन सच्चाई में ऐसा नहीं है। हिंदी की यदि हम बात करें तो हिंदी अरविंद जी, मुझे लगता है अनीता जी डिस्कनेक्ट हो गई हैं, उनकी आवाज़ नहीं आ रही। हम नहीं सुन पा रहे उनको होगा। अभी उनको नहीं सुन पा रहे। अनीता जी, हाँ जी, हाँ मुझे जी। नहीं पता आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ संकट रही। में जी जी, प्लीज कैरी ऑन। कोरोना संकट में जो मीडिया की भूमिका रही है उसके बारे में देखिए। इसके अलावा पन्नू जी, आपका और आपकी संस्था को शुरू से, मैं तो जब से इस फील्ड में आई हूँ, मैंने उससे भी पहले से आपको काम करते हुए देखा है। और इस महामारी में भी आप सबसे आगे थे। ये हमें नहीं भी, मतलब हर जगह ये चीजें और खबरें हमें पता लग रही थी। महामारी के समय मीडिया की भूमिका की बात बहुत की जाए तो वे बहुत सकारात्मक रही है। हर एक मीडिया के साथी ने जिससे जो भी बन पड़ा बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी भूमिका को अदा करने की कोशिश की, चाहे वो खबरों के माध्यम से हो या किसी भी जरूरतमंद की कोई जरूरत पूरी करने की बात हो। जैसे कि हमने देखा है कहीं राशन पहुंचाना की बात थी तो वो खबर के माध्यम से प्रशासन को और सरकार को पहुंचाया जा रहा था, ये खबर पहुंचाई जा रही थी, फिर वहां राशन पहुंचाया गया या बना हुआ खाना पहुंचाया गया, कहीं दवाई की बात और कहीं सूखा राशन मिलने की बात। मतलब ये संकट ऐसा था कि जो हमारे पूर्वजों ने भी कभी देखा नहीं था, ये पहली बार किसी के भी जीवन में आया होगा। मतलब अपूर्णीय क्षति थी जिसको कोई भी पूरा नहीं कर सकता था, लेकिन मीडिया के साथियों ने, भाइयों ने हर कोशिश की कि इसकी कोई भी कमी है उसको खबर बनाकर या किसी भी माध्यम से उसको पूरा किया जा सके। इसमें सरकार को देखो एक फायदा हुआ कि खबरों के माध्यम से उन्हें सब जरूरत पता लगी, प्रशासन को सब जरूरत पता लगी और वो पूरी की गई। इसमें जैसे कि हमारे और साथियों ने बात की है मीडिया के बदलते हुए पहलू की, कि कलम की पत्रकारिता जो है अब मोबाइल की पत्रकारिता आ गई। ये बात अभी सभी मेरे साथियों ने भी बोली है। मैं इसमें सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि सच है ये बात, और ये बहुत कुछ इसमें बदला है और इसमें अब ऐसा लगता है कि कोई सीमा नहीं रही है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि इसमें जिम्मेवारी तय होनी चाहिए, सीमा तय होनी चाहिए। जैसे अभी कुछ कुछ ऐसे हम लोग काम करते चले जाते हैं, कई बार नहीं पता चलता है। जैसे अभी ये कोरोना संकट के समय हमने देखा कि खबरें करते समय जो कोरोना पॉजिटिव निकले थे, उनकी जो निजता को मतलब बताया जा रहा था, उनके घरों और नामों को बहुत लोग प्रशासन के सामने हमने देखा, उनसे मिले हैं, उनको बताया है कि ये सब ना किया जाए। तो डीसी साहब ने भी बल्कि बोला कि इस बारे में नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि उनकी निजता को ना दिखाया जाए, उनका नाम, उनका घर, ये नहीं दिखाया जाए। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं कि करते करते नहीं पता चलती हैं, पर इस मतलब मामले में क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मामला था, मतलब इसको इस तरह दिखाना भी नहीं चाहिए था, पर कई बार करते करते नहीं पता चलता है, पर हमें जिम्मेवारी से अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं मीडिया के हाथ में होती हैं कि जिनके बारे में हम लोग पहले से ये जान लेते हैं कि यदि हम इसे खबर करेंगे और वो समाज में चली जाएगी, लेकिन वो समाज और देश के लिए अच्छी नहीं है, वो हानिकारक है। तो इसे हमें खुद ही जिम्मेवार बनकर उसको रोकना चाहिए, उसके असलियत पहलू को जानकर उसको तब समाज के लिए छोड़ना चाहिए। मतलब कोई दायरा समाज के लिए करने वाले के लिए कि कई बार तो करते समय यही नहीं पता चलता कि खबर क्या है। मतलब ये चीजें हमें खुद ही तय करनी चाहिए कि
किस माध्यम से हम कर रहे हैं, लोग हम पर यकीन करते हैं, हम बहुत जिम्मेवार हैं, लोग हमारी चीजों को सच मानते हैं, तो हमें किस तरह का पहलू पब्लिक के सामने लाना चाहिए, क्योंकि इसका पब्लिक पे बहुत ज्यादा असर होता है, क्योंकि वो हम पे यकीन करते हैं, तो हमें जिम्मेवारी से अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अनीता जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण दो पहलू उठाए। एक तो ये कि मीडिया के माध्यम से कोरोना संकट काल में लोगों को, प्रशासन को विशेष तौर से पता चलता रहा कि कहाँ पर जरूरत है। निस्संदेह इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है। हमने सबसे पहले जो राशन वितरण किया था, वो राजधानी एक्सप्रेस जो है वो रुकी थी रेलवे स्टेशन पर, जहां पर सबसे पहले राशन वितरण का काम निफा ने किया था। और उसकी सूचना हमें भगवान दास जी ने दी थी, जो हमारे फोटोग्राफर साथी हैं अमर उजाला से, कि ऐसे ऐसे ट्रेन रुकी है और उसके जो जितना स्टाफ है उनके पास खाने का कोई साधन नहीं है। तो मीडिया ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और आपने एक महत्वपूर्ण बात ये कही कि कोरोना पॉजिटिव की निजता जो है उसको कहीं जो है वो नहीं करना चाहिए। तो जिम्मेदारी के साथ पत्रकारिता कोरोना के अंदर होनी चाहिए। बहुत हद तक हुई है, छोटी मोटी कमियों को छोड़कर। अदरवाइज कोरोना संकट में मैं समझता हूँ पत्रकारों ने एक वॉरियर की भूमिका निभाई है। मेरा बहुत ही नम्र अनुरोध इसके बाद रहेगा आदरणीय श्री अनुराग अग्रवाल जी। अनुराग अग्रवाल जी का मैं परिचय कराना चाहूंगा। अनुराग जी पहले करनाल में दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ रह चुके हैं। उनके कार्यकाल में निफा ने दैनिक जागरण के साथ मिलकर बहुत से काम किए हैं, बहुत से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं। और यहाँ से वो स्टेट में पहुंचे, जो हरियाणा डेस्क है उसमें पहुंचे, और आज वो स्टेट ब्यूरो चीफ के रूप में दैनिक जागरण को चंडीगढ़ से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक उम्दा पत्रकार हैं, उनकी लेखनी में बहुत दम है। मैंने उनकी लेखनी से बहुत से चेंजेस आते देखे हैं प्रशासन की सोच के अंदर, सरकार की सोच के अंदर। तो कोरोना संकट काल के दौरान भी मैं उनको देखता था कि वो बहुत शिद्दत से जो है कवरेज कर रहे थे, और बहुत से वेबिनार में भी मैं उनको देखता था कि वो अटेंड करते थे। मेरा अनुरोध आदरणीय अनुराग अग्रवाल जी से कि वो अपनी बात रखें और हमारा मार्गदर्शन करें। अनुराग अग्रवाल जी। धन्यवाद सर। पहले तो इतनी हौसला अफजाई और मान सम्मान देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और करनाल से मेरा दिली लगाव है, करनाल से मेरी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इस वेबिनार के जरिए जितने साथी जुड़े हैं उन सबको मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। और मेरा तो एक कहना यह है कि कोरोना संकट काल में दो तरह की पत्रकारिता हुई है और होती रही है। एक तो ये कि कोरोना से इतने लोग ग्रसित हो गए और इतने लोग अपनी जान गंवा चुके। लेकिन आज के दौर में क्या होता है, कोरोना से हर आदमी डरा हुआ है, भयभीत है। आपके आसपास भी किसी को ये नहीं पता कि कौन किसको क्या हो सकता है। एक दूसरे से आप मिलते हो जुलते हो, लेकिन मन में डर होता है, वहम होता है। हमने कुछ दिनों से सोचा कि लोगों को ये एक स्ट्रेटजी की बात है कि इस भय से निकालने की जरूरत है। आप जितना भय से निकलेंगे बाहर, आपका इम्यूनिटी पावर, आपकी प्रतिरोधक क्षमता अपने आप बढ़ती चली जाएगी। इसके लिए क्या करें? इसके लिए सबसे पहला और जरूरी उपाय मुझे ऐसा लगता है कि हम सकारात्मक पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें। जैसे उदाहरण के लिए कि आज गुड़गांव में या करनाल में या चंडीगढ़ में, सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ, कि 150 केस आए कोरोना के और ठीक हुए सिर्फ 25 लोग। तो हमें इस तरह की रिपोर्टिंग करनी चाहिए कि कोरोना से 25 लोगों ने जंग जीती और 150 लोग और संक्रमित हुए। तो जब अखबार पढ़ेगा, घर में जाएगा, बच्चा भी पढ़ेगा, बड़ा भी पढ़ेगा, बूढ़ा भी पढ़ेगा, तो अगर सबसे पहले उसको ये पढ़ने को मिलेगा कि 150 लोग पॉजिटिव आ गए, 25 ही ठीक हुए, तो उसके मन में विचार आएगा कि यार ये तो फैल रहा है। उसका मनोबल, इम्यूनिटी पावर ऑटोमेटिक, वो भले ही गिलोय पी ले, भले ही वो आंवला खा ले, उसका इम्यूनिटी पावर कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ता है। तो पॉजिटिव रिपोर्टिंग एक तो बहुत जरूरी है, मेरा अपना मानना है। और हमने इसमें अपनी रिपोर्टिंग में कम से कम दैनिक जागरण ने एक नीतिगत बेस बनाते हुए इसमें बदलाव किया है, नंबर एक बात। दूसरी बात ये आती है कि आजकल जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोविड अस्पतालों में उपचाराधीन हैं और क्वारंटाइन हो रहे हैं। हमें क्या होता है कि प्रशासन जो दिखाता है आज की तारीख में हम वो देख रहे हैं, प्रशासन। और फिर सबसे बड़ी बात मुझे जो लगती है, करनाल के उदाहरण भी मेरे पास है और बहुत सारे जिलों के उदाहरण मेरे पास हैं, कि अगर ये समाज सेवी संगठन नहीं होते, उसमें मैं सिर्फ अकेले निफा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भिवानी की भी बात कर रहा हूँ, मैं
संभालखा की भी बात कर रहा हूँ, मैं पंचकुला की भी बात कर रहा हूँ। नीफा का काम तो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, जिला स्तर पर किसी से छिपा हुआ ही नहीं है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि अगर सामाजिक संगठन आज नहीं होते तो सरकारें और जिला प्रशासन इस लड़ाई को किसी सूरत में जीत नहीं सकती थी, नंबर 1। तो इसके लिए समाज सेवी संगठनों के लिए हमें उनका आभार व्यक्त करना चाहिए, उनके प्रति नतमस्तक होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो क्वारंटाइन सेंटरों में लोग रह रहे हैं, वहाँ पे बहुत बुरा हाल है। हमें नेगेटिव रिपोर्टिंग नहीं करनी है, लेकिन वहाँ के लोगों से संपर्क करके इस तरह की रिपोर्टिंग करनी है कि क्वारंटाइन सेंटरों में किस तरह के लोग किस तरह से जीवन जी रहे हैं, उनको खाने में कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनके साफ सफाई का इंतजाम है कि नहीं है। तो अगर ये चीजें प्रशासन के ध्यान में आएंगी तो निसंदेह वहाँ पे उन पे सुधार होगा। तो हम जो लोग क्वारंटाइन में उनके परिवार के लोगों पे एक एहसान तो नहीं करेंगे, लेकिन उनको जरूर राहत देंगे। तीसरी बात, एक बात और मैं लास्ट में सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं और डॉक्टर हैं और सफाई कर्मी हैं, एम्बुलेंस चालक है, उनके प्रति हमें सम्मान का भाव रखना चाहिए। और पत्रकार तो असली कोरोना वायरस है ही हैं और उन्होंने जंग जीती है, जंग को वो आगे बढ़ा रहे हैं जीतने के लिए। वॉरियर्स का असली जो सम्मान है उनका भी इसका श्रेय जाता है। मेरा तो सिर्फ यही कहना है। और बाकी एक बार फिर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपने करनाल के लोगों के बीच में आके। और निफा ने, पन्नू जी से मेरा पुराने ताल्लुक हैं, उन्होंने मुझे ये प्लेटफार्म दिया, मौका दिया, इसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। हमारे यहाँ बहुत सीनियर केबी पंडित जी हैं, उनके अध्यक्षता में मुझे एक बार करनाल का जिला अध्यक्ष बनने का मौका भी मिला था, तो मुझसे जितना हो सकता था मैंने किया। राजवीर देसवाल जी एक IPS ऑफिसर के साथ साथ एक सुलझे हुए लेखक, साहित्यकार, पत्रकार है। और शैलेंद्र जैन जी तजुर्बेकार है। अनिता जी एक जमीन से जुड़ी हुई पत्रकार है। मैं बहुत सारे लोगों के नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मुझे स्क्रीन पे बहुत कम दिख रहे हैं, मोबाइल पे जुड़ रहा हूँ। जिसका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ मैं उनसे माफी चाहता हूँ और आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अनुराग भाई, आपने बहुत ही बेहतरीन बातें बताई हैं और ये मैं सारी साथ साथ नोट कर रहा हूँ। जो बातें आपने बताई हैं वो मीडिया के साथी भी जरूर सुन रहे होंगे और आप सीनियर साथी हैं तो आपकी बातों की ओर ध्यान देकर जो है इसको इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा और मैं समझता हूँ इससे काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा, क्योंकि कोरोना की लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। अभी लड़ाई एक नया रूप ले रही है। पहले लड़ाई थी कोरोना से बचकर लड़ने की, अब है कोरोना के साथ साथ रहते हुए कोरोना से बचने की। अब लड़ाई थोड़ा सा रूप चेंज कर रही है। अब सरकारों को और समाज को ये लगने लग गया है कि अब हम कोरोना से भागने की बजाय कोरोना से बचें कैसे, साथ रहते रहते जो है उससे कैसे जो है उससे फैलने से रोकें। तो लड़ाई एक नया रूप ले रही है और आपकी जो बातें हैं मैं समझता हूँ उस लड़ाई के अंदर बहुत हमारा साथ देंगी। तो मित्रों, हमारे साथ बहुत से और साथी जुड़े हुए हैं, सबके विचार सुनेंगे संक्षिप्त में, लेकिन अभी समय है कि हम आज के हमारे इस वेबिनार के मुख्य अतिथि और जिन्हें मैं मुख्य वक्ता भी कहूँगा, मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि आदरणीय श्री राजवीर देसवाल जी, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि हरियाणा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद से वो रिटायर हुए। 2 बार उनको राष्ट्रपति पदक से नवाजा जा चुका है और 20 से ज़्यादा उनकी पुस्तकें जो हैं वो मार्केट में आ चुकी हैं। 4000 से ज़्यादा उनके लेख छप चुके हैं। एक बेहतरीन व्यक्तित्व के मालिक हैं, एक अच्छे कवि हैं, एक अच्छे गायक हैं। उनको मैं अगर ये कहूँ कि मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं तो कोई संदेह नहीं होगा। और आजकल जो है कोरोना लॉकडाउन में उनका एक नया रूप देखने को हमें मिल रहा है। सर ने जो है, मैं देख रहा हूँ कि घर में रहते रहते एक अमिताभ बच्चन का एक बार एक स्टाइल आया था, लगभग वैसा ही कुछ स्टाइल आज सर का लग रहा है। तो मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय श्री राजवीर देसवाल जी से कि हम सबका मार्गदर्शन करें, क्योंकि पत्रकारिता जो है उनका सबसे पहला जो है मैं समझता हूँ वो एक प्रोफेशन रहा है। सबसे पहले जिंदगी की शुरुआत जो है उनकी पुलिस में भी आने से पहले पत्रकारिता से हुई है, पर अब भी वो एक पत्रकार की भूमिका बहुत बखूबी निभा रहे हैं। आदरणीय श्री राजवीर देसवाल जी। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी सर, आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। निफा को मुबारकबाद, प्रितपाल पन्नू को मुबारकबाद, बाकी सभी लोगों को मुबारकबाद आज का ये आयोजन करने के लिए। मेरे ख्याल से पंडित जी को छोड़ के, केबी पंडित जी को छोड़ के अगर कोई यहाँ वरिष्ठ पत्रकार है तो सबसे ज्यादा वरिष्ठ मैं ही, क्योंकि 1979 में मैंने पत्रकारिता शुरू की थी और 1983 तक जब तक मैं पुलिस में आया तब तक मैं पत्रकार ही रहा। साथियों, आज के दिन कोरोना से लड़ाई में
मैं शुरू से ये सोचता रहा कि हम लोग जो है वो डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए थाली पीटते हैं, दिया जलाते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। मैं सोचता था पुलिस को क्यों नहीं करते। आहिस्ता आहिस्ता पुलिस का नाम भी आने लग गया, चाहे लोगों ने डंडे मारे, डंडे खाए, लेकिन पुलिस ने अपना काम बखूबी किया और 80-90% लोगों ने अपनी इमेज में काफी इजाफा किया। और पुलिस के साथ साथ, लेकिन मुझे हमेशा ये क्षोभ रहा कि यहाँ पत्रकारों को क्यों नहीं पुलिस के साथ और डॉक्टर्स के साथ खड़ा देखा जाना चाहिए, और क्यों नहीं उनकी सेवाओं को भी रिकग्निशन मिलना चाहिए, क्यों नहीं। तो आज ये जो दिन है, आज आपने इसको ऑर्गेनाइज करके, ये वेबिनार ऑर्गेनाइज करके उस चीज को सार्थक किया है, मैं आपको इसका साधुवाद देता हूँ। और बड़ी संक्षेप में ही अपनी बात मैं रखूंगा। मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं कहावतें भी हैं कि जर्नलिज्म इज लिटरेचर इन हरी, जल्दी में लिखा गया लिटरेचर है, और जर्नलिज्म इज द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री, यानी जो आपकी कल डॉक्यूमेंट होगा, हिस्ट्री में चला जाएगा, उसका फर्स्ट ड्राफ्ट जर्नलिज्म। सो जर्नलिज्म में हम लोगों को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना है, और जर्नलिज्म हमें इस तरह से प्रैक्टिस करना है। कई लोगों को मैंने सुना, आकर्षण ऊपर को सुना, पवन शर्मा को सुना, जैन साहब को सुना, अनीता जी को सुना, बहुत अच्छे विचार लोगों ने यहाँ रखे, अनुराग जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीजें देख के। लेकिन जब कहीं क्रियान्वयन होता है इनका, तो वहां कहीं ना कहीं कोई चीज छूट जाती मुझे लगती है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि आप कई बार फांसी का, किसी ने फांसी ली हुई है उसका सीन दिखा देते हैं, यमुनानगर में डॉक्टर ने 17 किलो की रसोली निकाली और रसोली की फोटो दिखा देते हैं, वो दैट पुट्स द कॉमन रीडर ऑफ। ये चीजें आप देखिए, संस्कृत लिटरेचर में कहीं शौच आदि का या इन तरह की चीजों का कोई जिक्र नहीं आता। ये एथिकल वैल्यूज हैं, और आपके ऊपर यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के बावजूद सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करने के साथ कोरोना के चलते इररिस्पॉन्सिबल पत्रकारों के ऊपर नकेल डाल दी जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें ना कहा और ये कहा कि नहीं, फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए। लेकिन साथ के साथ एक जिम्मेवारी हमारे ऊपर आयद हो जाती है कि हम वो चीज दिखाएं। जैसे अभी एक वक्ता कह रहे थे, शायद अनुराग जी कह रहे थे, कि जो 25 लोग ठीक हुए, आप उनकी बात कीजिए। जो 150 लोग या 200 लोग आ गए, उनका अगर आप प्रोजेक्शन पहले देते हैं तो वो एक नकारात्मक सोच जाती है। साथियों, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स जो एक इंटरनेशनल इदारा है, उसने एक स्टडी की और तकरीबन 1100 जर्नलिस्ट को उन्होंने इंटरव्यू किया 77 देशों में, और उन्होंने पाया कि जिस बहादुरी से आज के दिन जर्नलिस्ट काम कर रहा है, वो बिल्कुल कहीं से उसका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। हर 4 में से 3 जर्नलिस्ट जो है वो प्रताड़ित है, उसका पीछा किया जाता है, उसको बुरा बताया जाता है, उसको इररिस्पॉन्सिबल बताया जाता है। हर 4 में से 3, आधा 4 में से हर 2 जर्नलिस्ट ऐसा है जो मानसिक रूप से एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, उसकी पे कट हो गए हैं, उनका जो बिजनेस हाउस है वो उनको जो है वो पिंक स्लिप देने के लिए तैयार बैठा है और नौकरी से निकालने की बात हो रही है। और तकरीबन 1/4 जर्नलिस्ट इनमें से वो मुश्किल ये पा रहे हैं कि गवर्नमेंट से, जो सरकारी इदारे हैं, उनसे किसी तरह की इंफॉर्मेशन उनके पास आए। अभी जैसे बात हो रही थी कि वो जर्नलिस्ट हैं, ये जर्नलिस्ट हैं, लेकिन आज के दिन हर एक आदमी जर्नलिस्ट है। जो लेटेस्ट ट्रेंड हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, they indicate to someone being a citizen journalist, rather everyone being a citizen journalist, because you are all having cameras with you, you are all having mobile phones with you, you can record, you can upload, you can make it viral, whatever. So you are a journalist in your own typical way. मैंने जैसे यहाँ देखा, अभी माफ करना मुझे अगर मैं कोई सख्त चीज कह दूं, क्योंकि सच्चाई हमेशा सख्त होती है। हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप को हम लोग हमेशा ग्रिल करते हैं, वहां का प्रेस इतना फ्री है, इतना बेबाक है, इतना जुझारू है कि वो अपने प्रेसिडेंट को भी नहीं छोड़ते कि उसका क्रिटिसिज्म किया जाए या उससे कोई सवाल ना पूछे जाए। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक ट्रोलिंग शुरू हो जाती है और हमारे सोशल मीडिया पे हमारी जो है ना एक किस्म की लिंचिंग हो जाती है, हम इस तरह की अगर रिपोर्ट करते हैं। कई देशों में कई जगह कई तरह के चलन होते हैं। आपने देखा चाइना से कोई चीज बाहर नहीं आ रही। खबर यह है कि 3300 लोग जो है वो मरे हैं। कल को अगर कोई माओ ज़ेडुंग की तरह से अगर कोई नए
इन्वेस्टिगेशंस होंगी तो हो सकता है 33,000 का नंबर आए, हो सकता है 33 वो और ज्यादा नंबर बढ़ जाए। सो हमारे यहाँ अगर फ्रीडम ऑफ प्रेस है तो वी नीड टू एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ रेगुलेशन। मैं एक दो बातें और कह के अपनी बात बंद करूंगा। एक और चीज है कि आपके पास ये इतना जबरदस्त हथियार है, चाहे प्रिंट मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, या आपका सोशल साइट्स हैं, वेबिनार्स हैं, वेब बेस्ड चीजें हैं, उसमें रूमर मॉन्गरिंग का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है। चाहे रूमर में आपकी फैलाने में आपकी मंशा ना हो, लेकिन यदि आपने अनवेरीफाइड चीज को शेयर कर लिया, किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर लिया, तो उसके क्या नतीजे होंगे शायद आपको भी मालूम ना हो। अभी मैं एक चैनल पे देख रहा था कोई हफ्ता 10 रोज पहले, उसमें दिखाया ये जा रहा था कि साहब चीन में 3,500 किस्म का वायरस और है इस तरह का। अब देखिए, जो अपुष्ट खबर है, जिस चीज की आपके पास पुष्टि नहीं है, ऑथेंटिकेशन नहीं है, अगर आप उसको शाया करते हैं, अगर आप उसको पब्लिसाइज करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो ये मेरे ख्याल में कोई बहुत अच्छी बात नहीं। उससे पैनिक होता है, उससे स्केयर होता है। और जो आज के दिन स्पॉट रिपोर्टिंग जर्नलिस्ट कर रहे हैं, मैं कहता हूं उनसे बड़ा कोई सैनिक है ही नहीं। आप अस्पतालों में जाते हैं, आप लोगों में मिलते जुलते हैं, आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, आप लोगों के बीच जाते हैं, आप लोग जो संक्रमित होते हैं उनके साथ आप बातचीत करते हैं, उनके साथ आप घुल मिल के बातचीत करते हैं, और वो चीजें उजागर करते हैं जहां सरकार को और इदारों को और जो और रिस्पॉन्सिबल इदारे हैं उनको आगे आना चाहिए। सो बेसिकली इन नटशेल आपका काम जो है वो काफी बहुत कठिन है आज के दिन। और मुझे खुशी इस बात की है कि जिस तरह से मीडिया अपने आप को चला रहा है, सेल्फ रेगुलेट कर रहा है, और फिर भी खबरें हमारे तक पहुंचा रहा है, इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंचा रहा है, एनालिसिस हमारे तरफ पहुंचा रहा है, इंप्रेशंस हमारे तरफ जो है वो आ रहे हैं, और बावजूद हर तरह के कठिनाइयों के आप लोग अपना काम कर रहे हैं। आप लोग साधुवाद के न केवल पात्र हैं, बल्कि ये जो प्रेस दिवस मनाया जा रहा है, पत्रकारिता दिवस, इसमें आपकी भागीदारी और ये सार्थकता बहुत ज्यादा उजागर होके आती है। आप सभी को मेरा एक बार फिर से नमस्कार, और पंडित जी को विशेष तौर पे नमस्कार, प्रितपाल जी को साधुवाद। थैंक यू वेरी मच। जय और जय हिंद। बहुत धन्यवाद सर। आपने जो बातें कही हैं वो वास्तव में विचारणीय भी हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है सभी पत्रकार साथी जो है अगर जिम्मेदार पत्रकारिता करेंगे तो इससे पत्रकारिता का जो वकार है, जो सम्मान है लोगों की नज़र में, वो और बढ़ेगा। अनवेरीफाइड जो कंटेंट की आपने बात कही, ये वास्तव में आज के टाइम में बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हम लोगों को कॉपी पेस्ट करने की और फॉरवर्ड करने की आदत बन चुकी है। एक उंगली लगती है फॉरवर्ड करने में, शेयर करने में, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जिस बात को हम शेयर कर रहे हैं वो वास्तव में शेयर करने लायक है या नहीं है। ये बहुत बड़ी आपने बात कही है। पर राजवीर देसवाल जी जो है वो मुख्य वक्ता के रूप में आए और कुछ गुनगुनाए ना, वो सब मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है वो अन्याय होगा आपके चाहने वालों पर। हालांकि विषय आज का जो है बहुत गंभीर है, लेकिन चाहे 2-4 लाइनें ही हो जाएं, देसवाल साहब अगर 2-4 लाइनें आप गुनगुनाएंगे तो आपके चाहने वालों को अच्छा लगेगा। उसके बाद हम अगले वक्त मैं आपको चलिए, मेरे आगे मेरी जो है ये एक कथा सुना देता हूँ। एक कथा पेश कर रहा हूँ। ये मैंने लिखा था तब जब कश्मीर में प्रॉब्लम चल रही थी और पुलवामा का अटैक हुआ था। एक कथा उर्दू में है, समाज फरमाइए कि ऐ शबनमी एहसासो जरा बच के रहना तुम, ऐ शबनमी एहसासो जरा बच के रहना तुम, चमन में धूम आजकल कुछ शरारों की है, चमन में धूम आजकल कुछ शरारों की है, वतन वाले तो हैं अभी गुफ्तगुओं में गुम, वतन वाले तो हैं अभी गुफ्तगुओं में गुम, तुम पे ही अब बची लाज उन चिनारों की है, तुम पे ही बची लाज उन चिनारों की है। क्या बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तुम पे ही बची लाज उन चिनारों की है, और जिन पे ये लाज बची हुई है उनमें मीडिया भी शामिल है। मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है उस लाज को बचाने में। इसी बीच हमारे छोटे भाई कमल मिड्डा जी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, जो हरियाणा पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष भी हैं। कमल जी एक हॉस्पिटल में कवरेज कर रहे थे, तो उन्होंने बताया मैं मजबूरी है, कवरेज ऐसी है जिसे बीच में छोड़ के आना संभव नहीं है, तो मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन करूंगा लेकिन ज्वाइन जरूर करूंगा। तो कमल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
अभी हम आपके विचार इसके बाद सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं शैलेंद्र जैन जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो थोड़ा सा ब्रीफ में इस पे अपनी बात रखें इस विषय पर। कल परसों का मैं एक लेख भी पढ़ रहा था जो हिंदी पत्रकारिता के ऊपर था, लेकिन मेरा अनुरोध रहेगा कि आज उनका जो विषय है वो है कोरोना संकट में जो मीडिया की भूमिका है, उस पर वो संक्षेप में 1-2 मिनट में अपनी बात रखेंगे। आदरणीय श्री शैलेंद्र जैन जी। अरविंद जी, जैन साहब को अनम्यूट कर दें प्लीज। पन्नू जी, मुझे जी सुन पा रहे हैं जैन साहब? पन्नू जी नमस्कार। जी नमस्कार। आज जो निफा ने जो इतना बढ़िया वेबिनार रखा हुआ है, अगर कोरोना काल में पत्रकारिता की बात की जाए तो सब 2-3 चरणों में विश्लेषित कर सकते हैं इसमें। पहला तो यह है कि कोरोना काल में पत्रकारों की भूमिका, दूसरा ये कि आम आदमी को किस तरह से पत्रकारों के साथ लाया गया, पत्रकारों ने आम आदमी की पीड़ा सुनी, तीसरी एक सकारात्मक भूमिका निभाई। अगर कोई भी काल हो, कोरोना काल एक देश के लिए सबसे संक्रमित काल था और ये पहली बार लोगों ने देखा, और पत्रकारों ने जिस तरह से भूमिका निभाई वो अपने आप में काफी मतलब पुरानी भूमिका रही। इसमें आप ये देखिए कि बंगाल से कोई मजदूर चलता है, या बिहार से चलता है, या मुंबई से चलता है, या फिर दिल्ली से चलता है, तो उसकी पीड़ा को हम पत्रकारों ने बड़ी सहजता से पेश किया और उस पर बाकायदा कार्य भी हुआ। दूसरी हमारी चीज रही कि हमने जो समाज सेवी थे, समाज सेवी सरकार और प्रशासन के बीच हमने संवाद स्थापित किया, जहाँ समूचा देश एक रिक्तता की स्थिति महसूस कर रहा था, उसमें सबको जोड़ने में पत्रकारों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस स्तर पर पत्रकारों को अभिनंदन किया जाए तो वो कोई बड़ी बात नहीं होगी। पत्रकारों ने सबसे ज्यादा भूमिका निभाई कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने में, कोरोना वायरस का हौसला अफजाई करने में। मित्र अनुराग अग्रवाल जी ने जो कहा भी हाल में कि पत्रकारों की सहज भूमिका भी रहनी चाहिए थी। जैसे हिंदुस्तान में इस समय 1,70,000 से ऊपर कोरोना पेशेंट्स हैं, यदि उनको देखा जाए तो आज मतलब 90,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। यदि हम 90,000 लोग ठीक हो चुके उसको हम बढ़ाएंगे तो लोगों को बूस्टअप मिलेगा। इसी के साथ हम लोगों ने कई बार बड़ी बड़ी बातें कही, बड़ी चीजें कही, और सबसे बड़ी जो कई जिलों में मेरे को दिखाई दिया, कई लोगों ने मुझे कहा भी कि कोरोना संक्रमितों को जिस तरह से महिमा मंडित किया गया, जिस तरह से उनके घर दिखाए गए, जिस तरह उनका परिवार दिखाया गया, उसका बड़ा दुखद पहलू रहा। कई पत्रकार, कई जो कोरोना संक्रमित थे उन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया, बड़े परेशान रहे, तो ये बड़ी दुखद पहलू था। इसको लेकर कई लोगों ने कहा भी कि हमारे घर के दूध वाले ने दूध बंद कर दिया, किराने वाले ने सामान बंद कर दिया, तो उनको बड़ी पीड़ा के तौर से गुजरना पड़ा। तीसरी बात यह है कि आज पत्रकारिता दिवस है, पत्रकारिता दिवस हिंदी पत्रकार दिवस है। 1820 से लेकर और आज तक हिंदी पत्रकारिता बड़े फर्राटेदार ढंग से चल रही है और पत्रकारों ने हर मूवमेंट में, हर परिस्थिति में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो इसलिए पत्रकारों को आज अभिनंदन करना चाहिए, हम अभिनंदन का भी दिन है पत्रकारों का। और पत्रकारों को आज अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास करना होगा कि आज हम जिस दौर में हैं तो पत्रकारों के ऊपर सबसे बड़ी भूमिका है कि पत्रकार समाज को क्या दिशा दें, क्या दशा दें। और कोरोना वॉरियर्स की स्थिति में, कोरोना संक्रमण के दौर में हम पत्रकार ही पूरे देश को डिप्रेशन से मुक्त कर सकते हैं। आज हम पॉजिटिव चीजें प्रकाशित करें, लोगों को पॉजिटिव तस्वीर दिखाएं, न कि हम नकारात्मक तस्वीर दिखाएं। इसी के साथ पन्नू जी, इन शेरों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। पीर पर्वत सी हुई, अब तो पिघलना चाहिए, हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, तस्वीर बदलनी चाहिए। इस कोरोना काल से नए विचारों की गंगा निकलनी चाहिए। इसी के साथ माननीय देसवाल साहब का, अपने बड़े भाई के पंडित जी का, जिनका मुझसे 20 साल का साथ रहा है, अनीता जी का, अनुराग भाई का, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जैन साहब, आपका बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बातें भी बताई और पत्रकारिता के कोरोना संकट काल के जो कई पहलू हैं उनको आपने जो है उनकी ओर इशारा किया। स्पेशली ये इशारा किया कि जो कोरोना पीड़ित हैं वो उनको एक मरीज समझा जाए, उनको ऐसा एहसास न दिलाया जाए कि वो कोई गुनाहगार हो गए हैं, बहुत बड़े कोई उन्होंने क्राइम कर दिया है।
ऐसा प्रयास करना है। और दुष्यंत की पंक्तियों से आपने अपनी बात को समाप्त किया, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मैं अनुरोध करना चाहूँगा, हमारे साथ भाई गुरमीत सिंह जी, बड़े भाई जी हैं, अजीत समाचार से जुड़े हुए हैं, दोनों देखते हैं, अजीत हिंदी भी, अजीत पंजाबी भी। आदरणीय गुरमीत जी से मेरा अनुरोध है कि गुरमीत जी भी संक्षेप में अपनी बात रखें, उसके बाद हम कमल जी से अनुरोध करेंगे और फिर अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए हम अनुरोध करेंगे आदरणीय के वी पंडित जी से। तो मेरा गुरमीत जी से अनुरोध है, सरदार गुरमीत सिंह जी से, कि वो अपनी बात रखें। पन्नू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस घड़ी के अंदर हिंदी पत्रकारिता का दिवस जो मना रहे हैं, उसको लेकर कोरोना के ऊपर आपने जो प्रयास किया, आज का जो एपिसोड आपने किया है, वेबिनार किया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हो और हम पत्रकार जगत आपका धन्यवाद करते हैं। और आए हुए सभी अतिथियों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनके संग हमें बैठने का मौका मिला है। आज जो कोरोना संक्रमण का समय था, इस दौरान जो पत्रकारिता की भूमिका थी, उसके लिए पत्रकारों के ऊपर कई प्रकार की जिम्मेदारियां थी, जिनको बखूबी पत्रकारों ने निभाया भी है। जहां जरूरत पड़ी है समाज सेवा करने की, साथ साथ उन्होंने पत्रकारिता भी किया और समाज सेवा करते हुए लोगों को जागरूक करने का काम भी किया है। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसी भी बातें आई जिससे कि हमें कुछ सीखने की आवश्यकता पड़ी है, क्योंकि पत्रकार ने दोनों भूमिका निभाते कई जगह पर सीमाएं लांघने का काम भी किया है, जिससे हमें सचेत रहना चाहिए, उससे हमें सीखना चाहिए। आपने जो आज आयोजन किया है, उसमें हम अपना तजर्बा, जो एक्सपीरियंस है, साझा कर रहे हैं, इससे हमें कुछ सीखने को भी मिलेगा, कुछ हमें अपनी गलतियों का एहसास भी होगा और ये बड़ा सार्थक साबित होगा। आज जो स्थिति बनी हुई है, इसमें जैसे कि आपने भी अभी कहा है कि अब समय ये आ गया है कि अब अनलॉक 1 शुरुआत हो जाएगी। इसमें ये क्या होगा कि हमें जो कोरोना है उसको अपने साथ लेकर जीना होगा। इसके लिए अब पत्रकारों की इस पहले से भी ज्यादा भूमिका हो गई है। क्योंकि लोगों को हमने सिखाना है, लोगों के अंदर डर ना हो, सहम ना हो, और उन्हें हमें ये भी बताना है इससे हमने अपनी दूरी कैसे रखनी है। अब हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हमें उन लोगों को, जो कि आम लोग इस कोरोना को ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे, उनको एजुकेट करने की जरूरत है। वो महत्वपूर्ण भूमिका जो है अब पत्रकारों को निभानी है, मीडिया को निभानी है। इसके लिए जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सभी सोशल मीडिया की सबसे ज्यादा भूमिका निभानी पड़ेगी। जैसे देशवाल जी ने कहा है कि आज हर आदमी ही पत्रकार है, हर आदमी का मोबाइल है, हर आदमी के पास कैमरा है, और आम जो प्रोफेशनल पत्रकार हैं उनसे भी एडवांस जो है जल्दबाजी में चल रहा है। लेकिन जो चल रहा है सोशल मीडिया, हम इसको भी डिनाई नहीं कर सकते। इसलिए हमें अब पत्रकार साथियों की भूमिका बनती है कि जो अब सार्थक जो नई आने वाली स्थिति है, उसको लेकर हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें और पॉजिटिव वे में, सकारात्मक वे में हम इस बीमारी को लेकर चलें और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। गुरमीत जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जो लॉकडाउन 5 आने वाला है, उसमें क्योंकि हमें कोरोना के साथ रहने का सलीका सीखना होगा, और ये सलीका सिखाने में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका जो है, पहले भी बहुत बड़ी भूमिका रही है, लेकिन अब वो भूमिका और ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़्यादा जो है जिम्मेदारी पूर्ण होने वाली है। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग पर मीडिया का बहुत बड़ा असर रहता है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो अभी जो सोशल मीडिया है उसका असर हो, तो बहुत बड़ा असर रहता है। और वहां से जब बात आती है, कुछ मूर्खों को अगर छोड़ दें, मूर्ख हर जगह पाए जाते हैं, कुछ मूर्खों को अगर छोड़ दें तो बहुसंख्या जो लोग हैं वो मीडिया की बात को सुनती है और उसी के हिसाब से अपने जीवन स्टाइल में चेंज करने का प्रयास भी करती है। जब उन्हें पता लगता है कि डर की बात है तो वो डर के रहना सीखते हैं, जब उन्हें पता लगता है सावधान होने की जरूरत है तो वो सावधान होकर रहना जो है वो सीखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका गुरमीत जी, बहुत अच्छी बात बताने के लिए। मित्रों, अभी हम कार्यक्रम के अंतिम छोर की ओर बढ़ रहे हैं। आदरणीय केवी पंडित जी अपना अध्यक्षीय उद्बोधन देंगे। सभी बातें उन्होंने सुनी हैं, उनका जीवन भर का तजर्बा है, उस पर वो अपनी बात रखेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा अनुरोध रहेगा, हरियाणा पत्रकार संघ के करनाल जिला के प्रधान हैं भाई कमल मिड्डा जी, करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी जानते हैं। और सुबह उठते ही मुझे इतना पता है बहुत से परिवार ऐसे हैं जो सुबह उठते ही पहले सबसे पहले करनाल ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं, क्या उस पर कोई अभी नई खबर आई है। इंडिया ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं, करनाल न्यूज 24 देखते हैं। ये सभी मीडिया जो सोशल मीडिया के चैनल, उनको सबसे पहले वो टच करते हैं क्योंकि उस पर तुरंत त्वरित जानकारी उन्हें मिल जाती है। तो कमल मिड्डा जी से मेरा अनुरोध है कि वो आए, और वो उनका क्योंकि सहयोग से कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हुआ है, को होस्ट भी हैं, तो वो सभी का, साथियों का, चाहे वो देरी से आए हैं, स्वागत धन्यवाद इकट्ठा ही करें और अपनी बात भी रखें।
कमल बेटा। हाँ जी, पन्नू जी आपका शुक्रिया। देसवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं चंडीगढ़ से, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी जो हमारे समस्त पत्रकार साथी जो जुड़े हुए हैं, उनका आज के दिन पर हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि वो सभी यहाँ पर समय निकाल कर पहुंचे हैं। कोई घर का कोई जरूरी काम आ गया था तो जिस कारण हॉस्पिटल जाना पड़ा था, तो अभी इस कारण देरी से जुड़ा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। लेकिन एक शुरुआत की गई है आज आपकी तरफ से, एक बहुत अच्छा प्रयास किया गया है पत्रकारिता दिवस के मौके पर। सबसे बड़ी बात है कि कोरोना जैसी जो महामारी है वो इस समय जहां एक तरफ पुलिस और डॉक्टर्स के ऊपर जो है उनका बीड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं पत्रकार भी उसमें बहुत अहम भूमिका आज निभाता हुआ नजर आ रहा है। और सभी पत्रकारों से भी हमारी समय समय पर अपील रहते हैं कि आप आपसी खींचातानी छोड़कर आज के समय में सभी को एकजुटता का परिचय देने की जरूरत है। लेकिन आज के समय में सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये देखा जाता है कि हम एक दूसरे को ही देखकर खुश नहीं होते। इस चीज पर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। कोरोना जैसी महामारी देश में फैली हुई है, उस तरफ तो हमारा ध्यान नहीं रहता, लेकिन सामने वाला क्या कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, तीसरा क्या कर रहा है, उस तरफ हम ज्यादा जो है फोकस रखते हैं। हम अपना काम नहीं करते ईमानदारी से, हम अपनी मेहनत नहीं करते, लेकिन एक दूसरे के पीछे जो पड़े रहते हैं। वो चीज हमें आज के दिन पत्रकारिता दिवस के मौके पर मुझे कहते हुए शर्मिंदा जरूर हो रही है कि हमें इन पत्रकार साथियों से अपील है कि ये चीजें जरूर हमें सोचनी चाहिए कि एक दूसरे पर जो हम आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं वो नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि आज का जो दिन है आपने चुना पत्रकारिता दिवस के मौके पर, कोरोना अभी इतनी आसानी से जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और सीधे तौर पर जो डॉक्टर्स का कहना है, विदेश की अगर बात करें तो ये साल जो है पूरा कोरोना के साथ जीना पड़ सकता है। यानी कि पूरी गर्मियां जो है 3 से 4 महीने और ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि ये इस समय जो आज की पीढ़ी ने है, ये पहली बार देखा है कि इस तरह का लॉकडाउन हुआ है। शायद पहले कभी नहीं देखा होगा, लेकिन आगे आने वाले समय में इस तरह के वायरस या और इस तरह की परेशानियां बहुत हो सकती है। सबसे बड़ी बात है पानी की कमी होगी, पेड़ जो हम काटते जा रहे हैं उससे हमें बहुत नुकसान होगा। तो इस तरह के वायरस और भी आ सकते हैं। अगर इस तरह के वायरस को हमने रोकना है तो सबसे पहले हमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि जैसे कि आप पन्नू जी करते रहे हैं, पेड़ लगाने की बात करते हैं, पेड़ों के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं कि ग्रीनरी ज्यादा से ज्यादा हो। तो आने वाले समय में हमारे सामने कठिनाइयां ना आए, तो इस चीज का हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जी कमल जी, आपने बहुत ही संक्षेप में लेकिन बहुत ही सारगर्भित बात रखी। क्योंकि जब तक लाइफस्टाइल में हम लोग चेंज नहीं करेंगे, जब तक अपने पर्यावरण को हम लोग दूषित होने से नहीं बचाएंगे, वायरस तो आते रहेंगे। वायरस इससे पहले भी आ चुके हैं, बीमारियां, कभी डेंगू आता है, कभी चिकनगुनिया आता है, कभी जो है इन्फ्लुएंजा, कई तरह की बीमारियां आती रहेंगी। बीमारियों को आने से हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपने घर को इतना मजबूत कर सकते हैं। देखिए क्या है कि ये बीमारियां दुश्मन की तरह हैं। जब पुराने लोग किले बनाया करते थे तो वो किले इतने मजबूत बनाने का प्रयास करते थे कि दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उस किले की दीवार को ना तोड़ पाए। तो एक प्रेडिक्ट किया जाता था कि सामने वाला दुश्मन की फौज कितनी ताकतवर हो सकती है, तो हमें किले की दीवार को कितनी चौड़ी, कितनी मोटी बनाना है। तो वही बात आपने रखी कि हमें अपनी इम्यूनिटी अगर बढ़ानी है, कि वायरस तो आते ही रहेंगे, वायरस को आने से आप नहीं रोक सकते, हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना पड़ेगा। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपने आसपास के माहौल को, अपने वातावरण को, पर्यावरण को हमें संरक्षित करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात जो है वो आपने कही है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके सहयोग के लिए भी निफा परिवार की ओर से विशेष धन्यवाद। मैं अनुरोध करना चाहूंगा हमारे निफा के जनरल सेक्रेटरी हैं प्रवेश गाबा जी की वो बात भी रखें, और केवी पंडित जी को वो इनवाइट करें अपनी बात रखने के लिए। प्रवेश गाबा जी वो संक्षेप में अपनी बात भी रखेंगे, और साथ में आदरणीय केवी पंडित जी जिनका अध्यक्षीय उद्बोधन है उनको वो इन्वाइट भी करेंगे। जी गाबा जी। अरविंद जी, गाबा जी को अनम्यूट कर दें। गाबा जी अभी, हाँ जी, अभी शुरू कीजिए। हेलो, हाँ जी, सभी को नमस्कार जी। सबको पत्रकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि जो आज कोरोना दौर चल रहा है, इसमें जो पत्रकारिता जीवन के अंदर ये सबसे बड़ी कहानी होने वाली है, क्योंकि एक इतिहास लिखा जाएगा आने वाले टाइम के अंदर। जो आप कर रहे हैं, जो जिस तरीके से ये काम चल रहा है, वो एक इतिहास बनने वाला है। वो कहते थे ना जी, पुराने समय के अंदर जो युद्ध हुआ था पहला, उसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, वो आपके द्वारा ही ये दौर चल रहा है अपना कोरोना वाला। तो आने वाले जनरेशन जो है ना, वो इसमें आपको पढ़ा करेंगे भी आपने क्या किया, किस तरीके से ये लड़ा गया कोरोना वार, किस तरीके से हुई। और दूसरा, आप लोगों ने जो पत्रकारों ने, मतलब कि जो आपको लोगों ने काफी उम्मीदों से देखा है, वो सरकार और प्रशासन के बीच आपने एक पुल का काम किया है। लोगों की काफी उम्मीदें आप लोगों से जुड़ी हैं। तो मैं सबसे पहले यही कहूंगा जी, ये पॉजिटिव वाली जो है पत्रकारिता वो होनी चाहिए, और लोगों के अंदर थोड़ा सा और आप हौसला बढ़ाएंगे, आपको बड़ी उम्मीदों से लोग देखते हैं। जहां अभी मतलब देखा गया है, अभी यहाँ पर
नेता लोग मतलब कि पीछे रहे हैं, लेकिन पत्रकार लोगों ने जो लोगों को हौसला बढ़ा के रखा है, ये काफी प्रशंसनीय भी रहा है। तो इसलिए आप बधाई के पात्र भी हैं। तो मैं ज्यादा बात ना कहते हुए मैं अपना केबी पंडित जी को जी आमंत्रित करूंगा, वो अपने विचार रखें। थैंक यू जी, धन्यवाद। पंडित जी विचार रखें। मैं पंडित जी की नॉलेज में एक बात और ला दूं। पंडित जी, इस पूरे कोरोना संकट के दौरान हमने देखा कि डॉक्टर्स को बाद में, जैसे देसवाल साहब ने बताया, पुलिस को उसमें शामिल किया गया, सफाई कर्मचारियों को, हेल्थ स्टाफ को जो है वो एक अच्छा सम्मान दिया गया, कोरोना वॉरियर के तौर पर उनका सम्मान किया गया। लेकिन दो तबके ऐसे रहे जिनको एज ए कोरोना वॉरियर अभी तक जो उनकी भूमिका के लिए एक रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, जो एक सम्मान मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। वो एक रहा मीडिया और दूसरे रहे समाज सेवी। मुझे नहीं लगता है कि किसी ने जो है, किसी भी राजनेता ने, चाहे वो प्रधानमंत्री जी रहे हों या और रहे हों, उन्होंने समाज सेवियों को भी कोरोना वॉरियर के रूप में कभी जो है वो लिया हो। हालांकि वो समाज सेवी जब राशन बांटने जाते थे तो वो भी उतना ही रिस्क में होते थे। उन घरों में भी राशन बांटने जाते थे जो क्वारंटाइन में हैं, हर गली मोहल्ले में वो जाते थे। और इवन पंजाब के एक साथी थे हमारे खालसा एड से जुड़े हुए, जो जब राशन बांट कर वापिस आ रहे थे तब जो है सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन क्योंकि वो कोरोना वॉरियर के रूप में कहीं उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था, उनके परिवार को कोई हेल्प नहीं मिल पाई। सेम ऐसा ही मैं समझता हूँ पत्रकारों के साथ है। हरियाणा सरकार ने कहीं ना कहीं शायद उनका इंश्योरेंस, तो बीच में जो है वो जरूर ऐसी बात आई थी कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से उनका इंश्योरेंस है, लेकिन एज ए कोरोना वॉरियर उनको जो रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए थी, जो बात कही हमारे से पूर्व वक्ताओं ने, ये आसान काम नहीं है कि जो पॉजिटिव लोग हैं, जो क्वारंटाइन में लोग हैं, उनके बीच में जाकर जो है वो इस प्रकार से रिपोर्टिंग करना, सारा दिन सड़कों पर रहना, धूप में सारा दिन खड़े रहना और फिर रिपोर्टिंग करना। देसवाल साहब ने एक बात कही कि जो लोग स्पॉट पे जाके रिपोर्टिंग करते हैं वो सबसे बड़े सैनिक है। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है, लेकिन वो जो प्रॉपर रिकॉग्निशन थी वो नहीं मिल पाई। हम लोग निफा की तरफ से एक ये प्रयास करने जा रहे हैं कि जैसे ही लॉकडाउन का पीरियड खत्म हो, थोड़ी सी जब गैदरिंग की परमिशन होगी, चाहे वो 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, हम एक बड़ा कार्यक्रम जरूर करना चाहेंगे आप सभी के सहयोग से, जिसमें पत्रकारों को कोरोना वॉरियर के रूप में प्रॉपर ढंग से सम्मानित किया जाए। और आज मैं सुबह एक गीत ढूंढने का प्रयास कर रहा था, जो मैं सोच रहा था इस वेबिनार में मैं चलाऊंगा, कि जिसमें कहीं मीडिया की कोरोना भूमिका के ऊपर जो है कहीं उनको जो है सम्मान दिया गया हो। मैंने सारा ढूंढ लिया यूट्यूब में, मुझे डॉक्टर्स का भी मिल गया, मुझे हेल्थ वर्कर्स का, सफाई कर्मचारियों का, सबका मिल गया। एक मुझे वीडियो मिली, वो जाकर तमिल की थी, वो तमिल लैंग्वेज में थी, तो उसको मैंने नहीं लिया। लेकिन मैंने एक निश्चय किया कि मैं एक घोषणा करूंगा कि निफा जल्दी ही एक ऐसा वीडियो गीत के साथ तैयार करेगी, जो गीत ओरिजिनल होगा। हम कहीं से फिल्मी गीत नहीं लेंगे, एक ओरिजिनल गीत के साथ हम जो हमारे मीडिया के साथी हैं उनको कोरोना वॉरियर के रूप में जो उनकी भूमिका रही है, एक छोटी सी हम वीडियो जरूर तैयार करेंगे आपके सम्मान में। और इसी घोषणा के साथ मेरा अनुरोध आदरणीय श्री केबी पंडित जी से, जो हरियाणा पत्रकार संघ के प्रधान हैं, जिनके कुशल नेतृत्व में हरियाणा पत्रकार संघ ने सैकड़ों हजारों पत्रकारों की, मैं समझता हूं, उनके वेलफेयर के लिए काम किया है। बहुत से ऐसे लोगों को, ऐसे पत्रकार साथी जिनकी किसी न किसी दुर्घटना में या किसी तरीके से उनकी मृत्यु हो गई, उनका इंश्योरेंस करवाकर, ग्रुप इंश्योरेंस करवाकर उनके परिवारों का पेट भरने का काम किया है। पत्रकारिता से उनका बहुत गहरा नाता है। जैसा कि मैं बता रहा था कि वो दिल्ली में भी पत्रकारिता करते रहे हैं, पार्लियामेंट तक पत्रकारिता उनकी रही है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आज के विषय पर हम सबका मार्गदर्शन करें अपने अध्यक्षीय उद्बोधन के साथ। आदरणीय श्री केबी पंडित जी। मान के योग पन्नू साहब, मेरे मित्र राजवीर देसवाल जी और पत्रकार मित्रों, आज का ये विषय जो रखा गया बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मीडिया की भूमिका पर रखा गया, पत्रकारों से जुड़ा हुआ विषय था। पन्नू साहब ने ठीक ही कहा, पत्रकार जिस जोखिम को उठा के आज काम कर रहे हैं, कोरोना की बीमारी उनके साथ, डर लगा रहता कि बीमारी ना हो जाए, फिर भी उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग में कोताही नहीं बरती और अधिकांश जगह पर सकारात्मक रिपोर्टिंग रही, ये भी अच्छी बात है। लेकिन दो चीज पत्रकार के साथ हमेशा रही है, पत्रकार को 2 सर्टिफिकेट मिलते हैं। पहले दिन मिलता है बहुत अच्छा काम किया, दूसरे दिन अगर वो पर्दाफाश करता तो मिलता खराब काम किया, पैसे लेके काम कर दिया। तो जब पत्रकार बनता है तो उसको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, सर्टिफिकेट के चक्कर में नहीं पड़े। समाज में जो प्रशासनिक अधिकारी, जो राजनेता प्रभावित होते हैं, वो नेगेटिविटी फैलाते हैं पत्रकारों के बारे में, और जिनके अच्छे कार्यों का प्रदर्शन
प्रचलन प्रसारण होता है वो अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन कुल मिला के कोरोना के कवरेज में पत्रकारों को की जो भूमिका है सकारात्मक है। लेकिन कई बार ये होता है सत्तारूढ़ दल को भी फिट नहीं बैठती तो वो बात समझती है, उल्टी सीधी होती है। लेकिन जो प्रवासी मजदूर थे उनकी जो आवाज उठाई गई और उनकी दयनीय स्थिति को हमने देखा तो ऐसे लगने लगा हमारे देश में ऐसी सरकारें हैं जिन्होंने 60-70 साल देश को आजाद होने हुए और उनके पास सीमांत ये प्रवासी मजदूरों की या कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट तक नहीं और उनको जो पीड़ा झेलनी पड़ रही है उसको स्वीकार नहीं किया। मैं इस बात से बहुत प्रभावित हुआ। एक चैनल में आप सबने देखा होगा, एक 1.5 वर्ष का बच्चा अपनी मरी हुई माँ को रेलवे स्टेशन पर उसके चादर उठाने की कोशिश कर और रेलवे डिपार्टमेंट ने यह दावा नहीं किया उनका अन्य बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण था। अगर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने ये कहा श्रमिक ट्रेनें जो चली इसमें कितने लोगों की डेथ हुई मैं बताने की स्थिति में नहीं। ये अफसोस की बात है। सरकार अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकती और मीडिया ने जब इस बीमारी को इस कमजोरी को उठाया, प्रवासी मजदूरों की दिक्कत को उठाया, प्रवासियों को खाना नहीं मिल रहा है, उनको जो एकांतवास दिया गया उसमें उनकी क्या स्थिति है, कैसे भूख में मर रहे हैं, तो ये एक सकारात्मक भूमिका पत्रकार के रूप में थी। लेकिन वो सत्ता में बैठे लोगों को पसंद नहीं आई। मैं कहता हूँ वो पत्रकार सराहनीय हैं जिन्होंने समाज की आवाज को उठाया। और करनाल में एक चीज अच्छी लगी मुझे, अब करनाल ब्रेकिंग है, हमारे साथी जो काम कर रहे हैं इस फील्ड में वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और उन्होंने आवाज को उठाया, दिक्कत को उठाया। और मैं कई बार चिंतित होता हूं, मैं कमल मिड्डा जी को फोन करता हूं सुबह एक बार रोज, अब भाई ठीक हो, तबीयत ठीक है। मेरे को ये डर रहता है कि ये फील्ड में जाता है, कवरेज करता है, कहीं ये बीमार ना हो जाए। आकर्षण उत्पन्न कई मुद्दे उन्होंने उठाए, कई बार वो चर्चा में आए, कई बार अधिकारियों ने उनके प्रति आंखें दिखाई, लेकिन वो डटे रहे। तो ये करनाल की सकारात्मक बात है और करनाल के लोग भी वहां तक पहुंचे। ये बात और भी अच्छी बात है कि हमारे राजवीर देशवाल जी ने जब एडिशनल एसपी थे तो यहीं से शुरू करा। वो पत्रकार रहे और जब तक वो पुलिस में रहे, पत्रकार और पुलिस का टकराव रहा है, लेकिन उनके समय में उनको पत्रकार मित्र समझा जाता रहा। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं, हम उनके आभारी हैं। इसी तरह का पुलिस का एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि जब पुलिस किसी काम को छिपाना चाहती है, अपनी कमजोरी को, गलतियों को, भ्रष्टाचार को, और जब पत्रकार उसको खोलता है तो उसको दिक्कत आती है कि तंग करें। तो एज हरियाणा पत्रकार संघ के अध्यक्ष के रूप में मैंने ये प्रयास किया कि पत्रकारों में ये भय नहीं रहे। अब वो कवरेज करेंगे, सही समाज के प्रति सेवा करेंगे, गलत चीजों को दिखाएंगे और ऐसे अधिकारियों को नंगा करेंगे जो समाज में लूटपाट का काम करते हैं, समाज में बुरा काम करते हैं, जनता को तंग करते हैं। वो हमने प्रयास किया है, कितना प्रयास सफल हुआ ये तो साथी पत्रकार बता पाएंगे। लेकिन आज मैं पत्रकारों की एक स्थिति बता दूं। आज पत्रकारों का सेमिनार है। जब से देश में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लागू हुआ है, पत्रकार की स्थिति दिहाड़ी मजदूर जैसी हो गई। पहले मैं हिंदुस्तान टाइम्स में रहा 33 साल, हमने लड़ाई भी लड़ी, यूनियन बाजी भी करी और हमारे बिड़ला जी के खिलाफ भी नारेबाजी होती थी हिंदुस्तान टाइम्स में। लेकिन जब से कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आया, ठेका प्रथा आई है, पत्रकार अपने आप को ऐसा है असुरक्षित महसूस करता है। और कई बार ऐसा मौका आया पत्रकार की डेथ होगी और अखबार के मालिकों ने उसकी नजरें मिटा ली। ये बात अलग है। हरियाणा पत्रकार संघ आगे आया और अभी तक हम 2 करोड़ की पत्रकार साथियों की सहायता कर चुके। और मुझे एक बात का बड़ा एहसास है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को मैं धन्यवाद दूंगा। और जब हम उनको सामने मांग रखी तो वो पहला देश का राज्य बने, पहले देश के मुख्यमंत्री बने जिन्होंने पत्रकारों की 10,000 रुपये मासिक पेंशन शुरू की। फिर हमें उसमें कमी महसूस हुई, अब पत्रकार की डेथ हो जाए विधवा दुख पाएगी,
तो पेंशन कानून में ये भी प्रोविजन करवाया कि पत्रकार ही नहीं, उसकी विधवा को भी ताजीवन पेंशन मिलती रहे। ये बढ़ाई की बात नहीं कर रही, संतोष की बात कह रहा हूँ। अब मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए भी धन्यवाद करते, जब हमने आवाज उठाई और उन्होंने बयान दिया, अब कोरोना में जो पत्रकार पीड़ित होगा उसको 10 लाख का इंश्योरेंस है, उस परिवार की सहायता की जाएगी। उससे मुझे एक विश्वास हुआ। मैंने पत्रकार साथियों को चिट्ठी लिखी, अभी आप निश्चिंत रहिए, बेफिक्र होकर रहिए, सचेत रहिए, सावधानी बरतिए, कीप डिस्टेंस वाली भी, हाथ धोने वाली भी और मास्क लगाने वाले वो पत्रकार निभा रहे हैं। और एक चीज पन्नू जी ने बड़ी अच्छी कही, पत्रकारों की जो भूमिका थी उस पर उतना बड़ा बात नहीं आई, उतनी महत्व नहीं मिला जितना वो काम कर रहे हैं। हमने उनकी बात को नोट किया। पन्नू साहब ने कहा निफा भी सम्मानित करेगी और हम भी हरियाणा भर के पत्रकारों को सम्मानित करेंगे। तो मैंने एक दिन कैलकुलेशन लगाई थी, 250 से 300 पत्रकार बनते हैं और इतने मैं कहीं सम्मान समारोह रखूं तो कैसे संभव है। तो मैं वाया मीडिया निकालना चाहता हूँ, पत्रकारों को भी ये लगे जो सही कानून उन्होंने रिपोर्टिंग की है, रिस्क उठाया है, कोरोना को उठाया है, वो मेहनत की है, उन्होंने लोगों की जन भावनाओं को उठाया है, प्रवासी मजदूरों की आवाज को उठाया है, जनता को जो दिक्कत थी। और एक बात पन्नू साहब ने और अच्छी कही, अब सोशल संगठन जो काम कर रहे थे शुरू के दिनों में, मैं करनाल में ये देखता था, अब एक नहीं सैकड़ों संगठनों ने काम किया जिसमें निफा भी शामिल है, जिन्होंने घर घर जाकर राशन बांटे, जो मजदूर बेसहारा थे, भूखे रहते थे, उनको खाना दिया। और इसमें हमारे निर्मल जो गुरुद्वारा है निर्मल धाम, उसने तो एक लगातार अभियान उठाए रखा, उसने हजारों लोगों को रोज खाना आज भी परोसता है और उस संकट में भी परोसा। गुरुद्वारा कार सेवा है और एक वो गुरुद्वारा अपना ये मॉडल टाउन। लेकिन एक बात का मुझे अफसोस रहा, बहुत करनाल में बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े धनाढ्य लोग उनसे जुड़े हैं, उन्होंने मंदिरों को ताले लगा दिए और समाज सेवा के लिए उन्होंने अन्य जरियों से सहायता की हो, लेकिन मंदिर के रूप में, मंदिर के अधिष्ठाता के रूप में, मंदिर के प्रबंधक के रूप में उनका कोई योगदान नहीं था, जनता से जुड़ा नहीं था। उन्होंने अपनी इस बात को, ड्यूटी को पूरी करनी चाहिए था। इस बात का, ये कोरोना पीरियड तो गुजर जाएगा, इस बात का अफसोस रहेगा अब मंदिर क्यों बन रहे, समाज सेवा के लिए मंदिर क्यों नहीं आ गया है, और मंदिर से जुड़े जो धन्ना सेठ थे उन्होंने अपनी थैलियां क्यों नहीं ढीली की, समाज के लिए काम क्यों नहीं करा और मंदिर के जरिए सेवा करने का रास्ता क्यों नहीं खोला। एक चीज और है, शुरू में ये प्रचार जिस तरह कोरोना का हुआ, समाज में एक भय का वातावरण था, लोग डरे हुए थे, लोग दोस्तों से मिलने से करते थे, पड़ोसी से मिलने से करते थे। जो हमारा सामाजिक जीवन रहा है हिंदुस्तान में, वो सामाजिक जीवन में जब तक शाम तक हम ठाके नहीं लगा लें, मित्रों के साथ नहीं मिलने, गपशप नहीं मार लें, वो सब टूट गया, घर में सीमित हो गए लोग। लेकिन ये अच्छी बात है, वो राजवीर देशवाल जी ने उसका जिक्र किया, पन्नू साहब ने भी किया, दूसरे पत्रकार साथियों ने किया। अब वो भय अब दूर हो रहा है, कोरोना के साथ कैसे जिए, अब उसके अभ्यस्त हम लोग होने लगे हैं। जैसे जैसे रेस्ट्रिक्शन उठी हैं वैसे वैसे हमको जो सरकार ने कोरोना की सावधानी के लिए, स्वास्थ्य विभाग ने जो जानकारी दी है, जो सावधानियां बरतने को कहा है, उन सावधानियों को बरतेंगे तो समाज में जो एक रस था हिंदुस्तान में, तो एक चीज थी, मैं जब अमेरिका गया तो मैंने देखा हर आदमी एकाकी जीवन जीता है। अमेरिका में एकांत रहना कोई नई बात नहीं है, आदमी घर तक सीमित है, नौकरी करे घर वापस घर लौटे। लेकिन हिंदुस्तान में हमने नहीं देखा ये। हिंदुस्तान में तो हर बार मीटिंग होती है, गली मोहल्लों में मीटिंग होती है, पड़ोसी से मिलता है। ये एक बंद जो हो गया था, अब इसको शुरुआत करनी पड़ेगी और इस भय को भी दूर करना पड़ेगा। मीडिया ने एक चीज बड़ी अच्छी करी, मीडिया की स्थिति बड़ी दयनीय है। आज जब प्राइवेट वो बंद हो गए कारखाने, आज सभी अखबारों में, सभी चैनलों में पैसे का अभाव, छटनी शुरू होगी। बहुत से पेपरों ने अपने कई संस्करण बंद कर दिए। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अखबार के मालिकों को ये चाहिए कि पत्रकारों को बेरोजगार ना बनाए, पत्रकारों का सहयोग का कोई रास्ता निकालें। और सरकार को मैं चाहिएगा, जो पत्रकार लंबे समय से पत्रकारिता में हैं, जो पत्रकार समाज के लिए समर्पित हैं, उन पत्रकारों को अगर छटनी में उनको के साथ ये दुर्घटना घट जाती है तो उनके सहयोग के लिए सरकार को भी आगे आना चाहिए।
एक चीज और है, अडवाणी जी ने अपनी पुस्तक में लिखा था इमरजेंसी में जब उस समय के शासक ने ये कहा था अब मीडिया झुक जाओ, तो मीडिया घुटनों के बल चलने लगा था। मैं समझता हूं आज भी उससे अच्छी स्थिति नहीं है। हमको ये समझना होगा कि अखबार के मालिक, चैनल के मालिक किस दबाव में काम कर रहे हैं और किस दबाव में कलम को रोक रहे हैं। कलम की आज़ादी बनी रहनी चाहिए। ये कोरोना आएगा और जाएगा, समाप्त भी होगा, देश संभलेगा भी, देश तरक्की भी करेगा, लेकिन जब करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए वो कैसे रोजगार पाएंगे। एक बड़े व्यवसायी से मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा अभी आपका कारखाना चलाने का क्या विचार है। उन्होंने कहा जी मेरे यहाँ 2000 से ऊपर मजदूर हैं, आदेश जाते तो वो बिहार और उत्तर प्रदेश चले गए, क्योंकि मेरा काम इस तरह का कि इसमें तो मुझे स्किल लेबर चाहिए, काम करने वालों को एक्सपीरियंस चाहिए, काम करना आता हो। एक चीज तो ये है। दूसरे, मेरे को कच्चे माल का अभाव पड़ेगा। तीसरे, उसकी सप्लाई का अभाव पड़ेगा। फिर वो पैसा मेरे पास लौट के कैसे आए। ये जो इंडस्ट्री आज इस समस्या को झेल रही है, इस समय ये देश को तरक्की के रास्ते पर लाना है, तो उन्हें इंडस्ट्रीज में विश्वास पैदा करना पड़ेगा। श्रमिकों में ये विश्वास करना पड़ेगा, पूरा श्रमिकों को आप यहाँ आओगे भूखे नहीं मरोगे और आपकी ये स्थिति नहीं होने जाएगी जो इस समय में आपने गुजारी। और उसमें करोड़ों, और सरकार को मेरी ये सलाह है, अब वो प्रवासी मजदूरों का, ठेके मजदूर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का, उनका एक आंकड़ा तय करे, उनके नाम तय करे। अगर उनकी सहायता की जरूरत पड़े, मुझे आज सुबह एक वसंत बिहार का एक गरीब आदमी आया, उन्होंने बताया, मैं बोला भाई आपको राशन मिल रहा नहीं, सरकार ने 5-5 किलो चावल दिया है, न गेहूं दिया, 1 किलो चना दिया, आपको मिला कि नहीं। उन्होंने बोला जी मेरा नाम ही नहीं, मेरा नाम था कभी पीले कार्ड में, वो नाम भी कट गया और मुझे 1 पैसे की सहायता नहीं करी। तो मैं ये करनाल के, क्योंकि करनाल में सेमिनार हो रहा है, करनाल के भाजपा के पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा। अब वो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में तो हमेशा बेईमानी हुई है, लेकिन वो ध्यान रखें आग जनता को राशन मिल रहा कि नहीं मिल रहा। जो प्राइम मिनिस्टर ने संकल्प लिया है, जो ऊपर से आदेश जारी हुए हैं, उन आदेशों का यहाँ पालन हो रहा कि नहीं हो रहा। और ऐसे अधिकारी जो इस समय में लूटपाट का अवसर समझते हैं, अब ये गरीबों के नाम पे मैं पैसा बनाऊंगा, उनका पर्दाफाश किया जाना चाहिए। मैं मीडिया से भी अपील करूंगा, अब ऐसे लोगों को जो गरीब आदमियों को राशन नहीं दे रहे हैं, जो गरीब आदमियों का ध्यान नहीं रखे हुए हैं। और एक चीज और, हमारे देश में कोरोना इसलिए सफल नहीं हो रहा केवल, अब इसका दवाई ईजाद होगी, दुख ये है कि इसकी आज तक वायरस नहीं निकाला गया, पता नहीं चला हमें। ये तो हिंदुस्तान की जनता में उनकी इम्यूनिटी इतनी तगड़ी थी, खान पान इस तरह का था, अब यहाँ लोग संकट से उभरे। उसमें सरकार को केवल एक ही ध्यान रखना था कि उनको तुरंत जो आकस्मिक इमरजेंसी सहायता की जरूरत है, जैसे ऑक्सीजन की है, दूसरी चीजों की है, उसका ध्यान रखे। तो सरकार को भी उस ड्यूटी को पूरा करना चाहिए। और लोगों में जो आत्मविश्वास है, लोगों में जो खान पान है, उनको सही तरह का खाना मिले, उनकी शारीरिक ताकत बनी रहे, क्षमता बनी रहे, इसके लिए प्रयास हो, इसके लिए भी मीडिया को ध्यान देना चाहिए। और अंत में मैं फिर कहूँगा, अब मीडिया की भूमिका सकारात्मक रही है और ऐसी है जिसके प्रति लाल सलाम करना चाहिए, उनके सामने मस्तक झुकाना चाहिए। ये हमारे साथी हैं, योद्धा हैं। इस लड़ाई में डॉक्टरों ने बहुत मेहनत करी, जीवन को जोखिम में डाला, लेकिन जब अफसोस होता है कि वो जो उनकी पीपी किट जो है वो घटिया निकलती है, दवाई घटिया निकलती है। मैंने करनाल में एक फोन आया मेरे को मेडिकल कॉलेज से, अब जी आपका मैंने कोरोना का टेस्ट करना। मैंने उनसे पूछा अभी टेस्ट तो कर लोगे आप, वो रैपिड टेस्ट की है क्या आपके पास? बोले वो तो आई नहीं हमारे पास। तो कैसे करोगे टेस्ट? बोले जी आप टेस्ट करवाओ, 24 घंटे में आपको कोरोना उसमें रखेंगे वार्ड में, और फिर हम आपका बारे में बताएंगे। तो मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से ये अनुरोध किया, भाई वो रैपिड टेस्ट किट भी मंगाइए, पत्रकारों को टेस्ट करिए, 8 घंटे 1 घंटे में मालूम करें। और कोरोना में, कोरोना वार्ड में तो कोरोना के मरीज आने चाहिए, जो टेस्ट के लिए आए हैं उनको तो कम से कम ऐसी रिलीफ मिलनी चाहिए, अब उनको कोरोना वार्ड की फीलिंग नहीं होनी चाहिए। तो मैं ये भी चाहूँगा अब जिला प्रशासन इस बारे में ध्यान रखे, और पत्रकारों की जो भूमिका है वो सराहनीय रही है। और जो निफा ने जो कार्यक्रम आयोजित किया, प्रेमपाल पन्नू ने जो कार्यक्रम आयोजित किया, ये बधाई के पात्र हैं। और इन्होंने जो कहा कि हम मीडिया के ऐसे साथी जो कोरोना को कवर करते रहे सम्मान करेंगे,
मैं उनको साधुवाद देता हूं और हम भी कोशिश करेंगे पत्रकार संघ के अध्यक्ष के रूप में ऐसे पत्रकारों को सम्मानित किया जाए। किस रूप में किया जाए, कैसे किया जाए, ये आपसे डिस्कस करके फैसला कर लेंगे हम। हो सकता है हमारा आपका ज्वाइंट वेंचर हो, मेरे आपके साथ सारे हरियाणा का जुड़ना पड़ेगा, 200-250 पत्रकार हो सकते हैं उसमें। तो मैं अंत में फिर कहूँगा, करनाल के पत्रकारों का पॉजिटिव रुख रहा। डिप्टी कमिश्नर निशान यादव जी ने मुझे कहा कि पत्रकार बहुत बढ़िया रोल कर रहे हैं। मका जी, आपको उस दिन रोल खराब लगेगा जिस दिन आपकी कमियों को, गलतियों को, खामियों को, जनता के हित में जो बात नहीं है उनका पर्दाफाश करेंगे। तो आपको भी मेंटली तैयार होना चाहिए। प्रेस फ्रीडम है और प्रेस फ्रीडम में वो स्वीकार करें, वो इस तरह की बातें उठाते रहेंगे। उनका व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं होता, समाज का इंटरेस्ट एक राजनेता के सामने भी होता है, समाज का इंटरेस्ट एक प्रशासनिक अधिकारी के सामने भी होता है, समाज का डॉक्टरों के सामने भी होता है, समाज का इंटरेस्ट पत्रकारों के सामने भी होता है। ये नहीं मान के चलना चाहिए पत्रकार जो कुछ दिखाते हैं वो सारा नेगेटिव नहीं है। एक चीज पत्रकारों ने रखी, पन्नू साहब ने रखी, वो शैलेंद्र जैन ने भी रखी, अब सोशल जो मीडिया है वो गैर जिम्मेवार है। मैं भी सहमत हूँ इस बात से, सोशल मीडिया गैर जिम्मेवार है, लेकिन वाया मीडिया नहीं निकला। प्रेस काउंसिल में मामला आया था, उस समय जो पत्रकार, बड़े बड़े पत्रकार थे, उन्होंने वहां सुझाव रखा प्रेस फ्रीडम पर अंकुश लगाएंगे तो सत्तारूढ़ को अगर ये ताकत देंगे तो और ज्यादा बढ़ेगी वो, और वो दूसरे पत्रकारों को ऐंठ देगी। लेकिन इस छूट का ये माने सोशल मीडिया के लोगों से जो जुड़े पत्रकार, उनको नहीं समझना चाहिए ये छूट हमेशा के लिए उनके रहेगी। अगर उन्होंने अपनी मर्यादों को लांगा, लिमिटेशन को लांगा, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पत्रकार संगठन के रूप में हमें भी आगे आना पड़ेगा। और जो एक फैसला हमने कर रखा है, पीठ पत्रकारिता कोई प्रोटेक्शन नहीं मिले। पीठ पत्रकारों के लिए जो पत्रकारिता में जुड़े पत्रकार हैं, उनके जो केस हैं, हमने इसकी डेफिनेशन भी बनाई है। अब जो पत्रकार नीच स्वार्थ के लेकर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर समाज के अहित में जो समाचार प्रकाशित करता है वो पीठ पत्रकार। ऐसे पत्रकारों को कोई प्रोत्साहन पत्रकारों को भी नहीं देना चाहिए, पत्रकार संगठनों को भी नहीं देना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों को भी नहीं देना चाहिए। और हम अंत में मैं फिर कहूँगा, पन्नू साहब ने बहुत सराहनीय काम किया, इस तरह का काम वो करते रहते हैं, और वो उनके जो सकारात्मक काम है उनके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। जय हिंद। बहुत धन्यवाद, दिल से आभार आपका पंडित जी। आपने बहुत ही डिटेल में और बहुत ही डेप्थ में जाकर वो सारी बातें कही जिनको हम लोग सुनना चाहते थे। और आपने पत्रकार साथियों के बीच में भी बड़ी अच्छी जो है एक लाइन खींची कि वो पत्रकार जो साहसी पत्रकार हैं, जो किसी का पर्दाफाश करते हैं, उन्हें किसी सर्टिफिकेट के लिए नहीं सोचना चाहिए कि कोई उन्हें अच्छे का है या बुरे का सर्टिफिकेट देगा। वो सर्टिफिकेट की परवाह ना करें। ऐसे पत्रकार साथियों के साथ समाज भी खड़ा हुआ है, पत्रकार संगठन भी खड़े हुए हैं। लेकिन जो पीठ पत्रकारिता करने वाले लोग हैं, जिनका निजी स्वार्थ है, जो ब्लैकमेलिंग के लिए कोई खबर चलाते हैं जिसमें सच्चाई नहीं होती, उसके साथ आपने कहा कि पत्रकार संगठन खड़े नहीं होंगे, समाज भी खड़ा नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि जो स्वच्छ पत्रकारिता है, जिसके लिए ये देश जाना जाता रहा है, वो स्वच्छ पत्रकारिता का दौर जो है वो आएगा भी और आगे चलेगा भी। आप जैसे लोगों के स्नेह के अंदर, आप जैसे लोगों की संगठनों के दबाव के अंदर अच्छे साथी जो है वो पत्रकारिता करेंगे, और जो पीठ पत्रकारिता वाले लोग हैं वो खुद ही कहीं ना कहीं डिमोरलाइज होकर, हतोत्साहित होकर इस लाइन से बाहर चले जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और जो बात आपने कहा कि हो सकता है वो मिलके करें, हो सकता है नहीं जी, आप उसे कीजिए। हम लोग बिल्कुल सहर्ष तैयार हैं पूरे हरियाणा के पत्रकारों को सम्मानित करने में। निफा का संगठन पूरे दिल से आपके साथ है। जैसा भी आप आयोजन करेंगे और जैसा भी आप चाहेंगे सहयोग, हम लोग पूरे दिल से आपके साथ मिलकर जो है उस कार्यक्रम को करेंगे। मैंने आपके उद्बोधन से पहले एक घोषणा की थी कि हम लोग एक गीत तैयार करेंगे जो पत्रकारों का जो रोल रहा है एज ए कोरोना वॉरियर, उसके ऊपर हम लोग एक वीडियो और एक गीत तैयार करेंगे। आदरणीय देसवाल साहब ने ये स्वीकृति दी कि उस गीत को लिखकर उसके बोल भी वो देंगे और उस पर अपनी आवाज से वो गीत रिकॉर्ड करके हमें देंगे। मैं चाहूंगा देसवाल साहब 1 मिनट में इस बात को रखें और उसके बाद फिर हम समापन की ओर चलेंगे। देसवाल साहब खुद ही बताएंगे इसके बारे में। आदरणीय राजवीर देसवाल जी। हेलो जी, सुन रहे हैं सर। मैं दोबारा इसलिए आया हूँ, एक तो हाँ जाहिर है मैं गीत लिखूंगा भी और गाऊंगा भी। हम लोग जो है ना उसको को अपने होम प्रोडक्शन में जो है ना प्रोड्यूस करेंगे। नंबर 2, मैं एक बात कहना चाहता था, वो किसी तरह से भूल गया। केबी पंडित जी जो है, जब 35 साल का हमारा इनका याराना है, दोस्ती है,
जब जब जिस जिस जिले में एसपी हम हैं, और जाहिर है आपको पुलिस का और पत्रकारों का थोड़ा बहुत चलता रहता है, तो मेरे साथ मेरे मित्र बन के हमेशा चाय पीते थे, खाना खाते थे, लेकिन जब कोई पत्रकारों की बात होती थी तो दूसरी टोली में मिलके हमेशा जो है ना सामने आ जाया करते थे। आपके पुलिस ने ये किया, आपकी पुलिस ने ये किया, और ये वो। मैं ये समझता था कि आदमी जो है वो मेरे साथ उठता है, बैठता है, सारी दोस्ती यारी है, लेकिन जहां पत्रकार की बात आई, जहां पत्रकार के अहित की बात आई, वहां सबसे आगे जो है ना वो लाठी लेके जो है हमारे पीछे लग जाते थे और हमारी वो खिंचाई अक्सर किया करते थे। बल्कि मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि मेरे टाइम में जब मैं रहा हूँ इधर उधर जॉब में था, तो 2 यूनियंस हुआ करती थी, एक पंडित जी की थी, एक और यूनियन होती थी, और दूसरी यूनियन में भी पंडित जी उतने ही जो है वो उनकी दिलबस्तगी थी, और उसमें भी वो एक दिलबर के रूप में गिने जाते थे। आखिरी बात आपके लिए कहूंगा कि आपने जो ये एनजीओज का मुद्दा उठाया है, ये बहुत सही है, ये भी कोरोना वॉरियर्स होने चाहिए, और आप जो ये सम्मान करेंगे पत्रकारों का, मैं भी इसमें बखुशी जो है शामिल होऊंगा। और जब भी आप करेंगे, एक लास्ट में एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ, वो उससे बचिएगा पत्रकार लोग। 95 में मैं एसपी सोनीपत था, तो लाइव बॉम्ब्स मिले थे, एक सीरियली ब्लास्ट हुए थे 4-5 दिल्ली में, उसका एक बम सांदल कला सोनीपत रेलवे स्टेशन पे मिल गया था, लाइव बॉम्ब, पाकिस्तान का उसका जो है ना वो मेक था। तो हम लोग जब सोनीपत से भागे वहां, तो वहां एक हवलदार साहब हमारे साथ जो थे, वो दौड़ के उस बम के पास गए और उसको उठा लिया और कहने लगे कि ये जो है ना जनाब बताओ कहाँ रखूं। तो इस तरह का काम बराए मेहरबानी न कीजिए। आपकी सेफ्टी हमारे लिए बहुत जरूरी है, आप हमारा एक एसेट हैं, आप भी रिस्क में जाने से पहले जरूर देखिए कहीं इसमें आपकी लाइफ को और हमारे एक एसेट को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पन्नू, मुबारकबाद, थैंक यू। बहुत धन्यवाद जी। और आपने मुझे एक अपने जीवन की घटना याद दिला दी, बस आधे मिनट में सुनाऊंगा। जब मैं खालसा कॉलेज स्टूडेंट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी था, मैडम सुशील उपल प्रिंसिपल थे, वो मुझे अपने बेटा समझते थे। मैं रात को जब जाता था तो माँ के तौर पर उनके पास बैठता था, उनके घर में गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश था, वो मुझे कहती थी पाठ करके सुना। और सुबह यूनियन लीडर के तौर पर मैं कई बार स्ट्राइक करवा देता था, बेल बजा देता था और उनके खिलाफ नारे भी लगाता था। मुझे शाम को कहती थी अब क्या लेने के लिए आया है, तो सुबह तो बड़े नारे लगा रहा था। तो मैं कहता था कि आप मेरी माँ है, क्या आप चाहेंगी कि स्टूडेंट मुझे गद्दार कहें, कि स्टूडेंट के हकों के लिए जो है वो आवाज नहीं उठाता? वहां मेरी भूमिका कुछ और है और यहाँ भूमिका कुछ और है। तो वही बात आपने पंडित जी के बारे में बताई। कार्यक्रम को समापन की ओर लेके जा रहे हैं। इससे पहले कि नरेश बुराना जी धन्यवाद करके हम इस मीटिंग को समाप्त करें, सभी का धन्यवाद करें, उससे पहले अरविंद पवार जी जो हमेशा जो है बैकड्रॉप में रहते हैं, क्योंकि जो नाटक जब कोई बनता है उस नाटक में जो बैक स्टेज व्यक्ति होता है उसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर जो बैक स्टेज व्यक्ति है वो सही चीजें कोऑर्डिनेट ना करे तो शायद वो सारा जो है काम सफल नहीं हो सकता। अरविंद पवार जी निफा की आईटी टीम के हेड हैं, हिमाचल प्रदेश से हैं, धर्मशाला से हैं। मैं चाहूंगा कि वो केवल 1 मिनट के लिए जो है आपसे रूबरू जरूर हों। पवार जी, अरविंद जी। थैंक यू पन्नू जी। आप सुन सकते हैं? हाँ जी, सुन रहे हैं सभी। आज का बहुत अच्छा लगा। ये कल ही इन्होंने बताया था पन्नू जी ने कि ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं ये, और आई वाज नॉट श्योर क्या एक्सपेक्ट करेंगे, बट बहुत अच्छा सुनने को मिला। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आई हैं, और हमारे लिए तो एज अ लेमैन यू नो, पहले शायद हमारे पेरेंट्स सुबह शुरू करते थे भजनों से और एंड करते थे भगवान के नाम से। But for us youngsters, we start with media, we end with media. तो आप लोग हमारे आंखें भी हैं, कान भी है, you know, and we see the world through your eyes, your ears. और बस यही है। तो and कोरोना के टाइम पे I felt you know there's a lot of maturity that has come to media. जो न्यूज़ निकल के आ रही थी काफ़ी मेच्योरिटी से संभाली गई वो। तो आई एम रियली प्राउड, और आगे भी अगर जहाँ पे भी हमारी हेल्प हो सके वी विल डेफिनेटली लाइक टू डू दैट। बहुत धन्यवाद अरविंद जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कह दी कि आज हमारे दिन की शुरुआत भी मीडिया से होती है और अंत भी मीडिया से होता है, और जैसा मीडिया हमें दिखाना चाहता है दिखाता है, वैसे ही कहीं ना कहीं सारा दिन हमारे मन के विचार चलते रहते हैं। मैं सभी साथियों का दिल से आभार व्यक्त करने के लिए निफा की ओर से
आदरणीय नरेश बुराना जी जो निफा के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे अनुरोध करूंगा एडवोकेट नरेश बुराना जी कि वो सभी का धन्यवाद करें। और इस धन्यवाद के बाद हम लोग इस कार्यक्रम को इस उम्मीद के साथ समापन करेंगे कि आज की जो बातें कही गई हैं वो आने वाले समय में मीडिया और समाज दोनों के लिए जो है एक दिशा निर्देश जो है वो तय करेंगे। दोनों जो है मिलकर एक दूसरे का पूरक बनकर जो है समाज को अच्छी दिशा दिखाने के लिए काम करेंगे। नरेश बुराना जी। थैंक यू। आज का जो ये कार्यक्रम है वो हिंदी पत्रकारिता दिवस के तौर पर ये सेलिब्रेट किया गया है और सबसे पहले तो सभी दोस्तों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आज का जो कार्यक्रम है निश्चित तौर पर निफा पत्रकारों को अपना परिवार का हिस्सा मानती है और पूरे पत्रकार निफा को अपना परिवार मानते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। आज का जो मुख्य टॉपिक रहा कोरोना संकट के समय में मीडिया की भूमिका, जो मीडिया की भूमिका निश्चित तौर पर आज़ादी के समय से ही इस पूरे देश के लिए बहुत अलग तौर पर रही है। चाहे देश की आज़ादी करवाने में भूमिका रही हो, चाहे उसके बाद देश के निर्माण करने में भूमिका रही हो, और समय समय पर देश के अंदर जो भी आपात स्थितियाँ आई उसमें पत्रकारों ने, देश की सब रिपोर्टर्स ने एक अहम भूमिका अदा करके इस देश का मार्गदर्शन किया है और जनता की आवाज़ को प्रशासन और सरकारों तक पहुंचाया है। अब जो ये महत्वपूर्ण समय पिछले 3 महीनों से लगातार जो चल रहा है कोरोना काल का, इसमें जो हमारे पत्रकार बंधु हैं निश्चित तौर पर ये एक योद्धा की तरह पर, एक सोल्जर की तरह पर, जैसे हमारे सैनिक देश के सरहदों पर खड़े हैं, उसी प्रकार से पूरे देश के अंदर हर स्थानों पर जा करके, जहाँ पर हर व्यक्ति जाने से डरता है, वहाँ पर जा करके इन्होंने जो अपना योगदान वहाँ पर किया है और अपनी भूमिका निभाई है, निश्चित तौर पर ये पत्रकार भाई सारे सैल्यूट के हकदार हैं और हम उनको सलाम करते हैं। आज जो मीडिया का रोल इस कोरोना काल में रहा बहुत ही सकारात्मक रहा और देश को जो दिशा पत्रकारों ने दर्शाई है निश्चित तौर पर वह बहुत सारगर्भित है। और मैं समझता हूँ अगर पूरे देश में लॉकडाउन सफल हुआ है उसमें सफलता का सबसे बड़ा श्रेय पत्रकारों को जाता है, क्योंकि लोगों के घरों में आराम से बैठ करके जो सूचना उपलब्ध होती थी, चाहे वो टीवी के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो अखबारों के माध्यम से, वो जो आप लोग वहाँ पर स्थानों पर जा करके उन सूचनाओं को एकत्रित करते थे और उन एकत्रित कई सूचना को जो लोग अपना जो है वहाँ पर उनसे जानकारी ले लेते थे तो अपने घरों में सुरक्षित रहते थे और वो लॉकडाउन इसलिए सफल हो पाया है। इन कठिन परिस्थितियों में, बहुत असहज परिस्थितियों में आप लोगों ने अपना कार्य बहुत निर्भीकता के साथ, बहुत साहसी तरीके से, बहुत ईमानदारी के साथ जो निभाया है, निश्चित तौर पर ये पूरे देश में आपने एक आज़ादी दोबारा लाने का एक कार्य ऐसा किया है। और क्योंकि आप लोगों ने स्वच्छ और शुद्ध बातें, सकारात्मक बातें लोगों के मन तक पहुंचाई, लोगों के दिलों तक पहुंचाई, लोगों के घरों तक पहुंचाई, के जहन में आई तो निश्चित तौर पर डिप्रेशन जो लोगों का बढ़ने वाला था वो भी आप लोगों के, मैं जो अखबार पढ़ता था देखता था उसमें बड़े ऋषियों के, बड़े महापुरुषों के, बड़े अन्य लोगों के तो इस प्रकार के विचार जो साझा आप लोग करते थे समय समय पर लोगों को बूस्ट अप करने के लिए, उनको मोराल ऊपर करने के लिए, ये निश्चित तौर पर एक विशेष प्रकार का काम इस दौरान किया है। आज इस काम में जो आज यहाँ पर हम बैठ करके विचार कर रहे हैं और पत्रकारिता दिवस पर, हिंदी पत्रकारिता दिवस के ऊपर विचार गोष्ठी कर रहे हैं। आज हमारे बीच में आदरणीय राजवीर देसवाल जी जो एडीजीपी रिटायर्ड है और वर्तमान में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में अधिवक्ता के तौर पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, हमारी निफा संस्था के पैटर्न हैं और उनका मार्गदर्शन हमें बड़े भाई के तौर पर, परिवार के मुखिया के तौर पर राजवीर देसवाल जी का हमें निरंतर मिलता रहता है। और आज भी उनकी जो बातें हमारे जहन में आई हैं, उन्होंने हमें जो सबको मार्गदर्शन किया है, निश्चित तौर पर हम उनका दिल से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमारे लिए इस प्रकार का वह समय निकाला है। आज
अध्यक्षीय भाषण के तौर पर, अध्यक्ष के तौर पर हमारे बीच में हमारे बड़े भाई आदरणीय के.बी. पंडित जी, जो हरियाणा पत्रकार संघ के हरियाणा के अध्यक्ष हैं, और एक जी ब्राना जी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है कहीं, मुझे लगता है ब्राना जी की वॉइस ब्रेक हो रही है, तो मैं इस धन्यवाद को मैं ही आगे बढ़ा देता हूँ। ब्राना जी ने राजवीर देसवाल जी का धन्यवाद किया। आदरणीय श्री के.वी. पंडित जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, जो हरियाणा पत्रकार संघ के अध्यक्ष हैं और आज का अध्यक्ष उद्बोधन जिन्होंने दिया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भाई अनुराग अग्रवाल जी का, जो स्टेट ब्यूरो प्रमुख हैं दैनिक जागरण के। धन्यवाद श्री कमल मिड्डा जी का, आकर्षण उपल जी का और विनय विज जी का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को न केवल इसमें शामिल हुए बल्कि इस कार्यक्रम को लाइव भी कर रहे हैं अपने अपने चैनल के माध्यम से। अनीता सिंह जी जो जिलाध्यक्ष हैं इंडिया मीडिया सेंटर की, और शैलेंद्र जैन जी की, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और सरदार गुरमीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और शैलेंद्र जैन जी, विनय विज जी, जो साथी इस पूरे आयोजन में हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने अपनी बात, अपने विचार रखे हैं, मैं सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और हजारों लोग इस समय जो फेसबुक लाइव के माध्यम से देख पा रहे हैं, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा हूं हमारे एक वरिष्ठ साथी पत्रकार हैं ज्ञान प्रकाश बागी जी, उन्होंने फेसबुक पर बड़ा अच्छा कमेंट दिया है, प्रतीकात्मक सम्मान से कहीं ज्यादा बेहतर सम्मान की भावना है। यदि समाज में मीडिया के प्रति यह भावना दिखाई देती है तो मीडिया की भूमिका स्वतः सिद्ध है। बिल्कुल बागी जी, आपकी इस बात से सहमत हैं। समाज के अंदर मीडिया के प्रति सम्मान की भावना आनी ही चाहिए, और यही प्रयास निफा का शुरू से रहा है और आगे भी रहेगा कि समाज और पत्रकार, ये देखिए लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ हैं, वो चारों स्तंभों का समाज के साथ कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, और वो कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, ये हम लोग बिल्कुल दिल से प्रयास करेंगे और इस पर काम करेंगे। सभी सज्जन जो जुड़े हैं और हमारे वो हजारों साथी जो फेसबुक के माध्यम से इसको देख रहे हैं, उन सभी का दिल से धन्यवाद। हम लोग जल्दी ही फिर ऐसे किसी कार्यक्रम के साथ फिर इकट्ठा होंगे, मिलकर समाज और राष्ट्र की उन्नति के लिए काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। पुनः आप सभी का इस लाइव वेबिनार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद, शुक्रिया, सम्मान देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सबका। जी धन्यवाद सभी का। हो गया जी अरविंद जी, आप कर दीजिए इसको।